Hello everyone, welcome to OK Physics. I am your physics faculty Amit Sharma. Today we are going to start another interesting session which is about current electricity. तो आज के सेशन में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं. ये हमारे क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो आज के सेशन में इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अगर मैं सबसे फर्स्ट टॉपिक की बात करूं तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट. अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है या कोई वायर है, उस वायर के अंदर अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है या जो पॉजिटिव आयंस है, अगर वो उस कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहे हैं, तब जाके हमें क्या मिलता है? करंट मिलता है. तो इलेक्ट्रिक करंट हमें कब मिलता है? जब एक कंडक्टर के अंदर, एक वायर के अंदर चार्ज फ्लो करे. ठीक है, और उसी फ्लो के रेट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. यानी इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. यानी उस कंडक्टर, मान लो एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के एरिया से, एक यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? सॉरी, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं. तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं, फॉर्मूले की बात करूं, तो यहां पे देखो करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो करंट का सिंबल होता है आई. करंट का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? आई. तो I इक्वल्स टू, यानी करंट इज इक्वल्स टू Q अपॉन T. और ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि Q इक्वल्स टू क्या होता है? Ne. हमने पढ़ रखा था. तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे करंट के लिए यूज कर सकते हैं. क्लियर? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. यानी कोई भी कंडक्टर है, उसके अंदर, उस एरिया से, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज करंट. ठीक है. अब यूनिट की अगर मैं छोटी छोटी बात करूं तो करंट की यूनिट देखो यहाँ क्या लिखी हुई है. तो करंट की यूनिट होती है क्या? एम्पियर. और ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी है. देखो, अब स्केलर क्वांटिटी में तुम लोग ये सोचोगे कि करंट के पास डायरेक्शन तो है. अगर मैंने मान लो कहा कि ये कंडक्टर है, तो ऑब्वियसली हमारा करंट इधर फ्लो कर रहा है. अब यहां से मैंने दो और कनेक्ट कर दिए, एक यहां गया और एक यहां गया. तो यहां मान लिया यहाँ 5 एम्पियर था, और यहाँ पे 2 एम्पियर है, और यहाँ पे मान लो 3 एम्पियर है. क्लियर? बात आ रही समझ में? तो देखो होता क्या है कि करंट के पास डायरेक्शन भी है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके बावजूद भी स्केलर क्वांटिटी इसलिए नहीं है क्योंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है. इसका जो सम होता है सिंपल अलजेब्रिक सम करते हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये 2 है और ये 3 है, इन दोनों को सीधा सीधा जोड़ दोगे तो कितना मिल गया? करंट हमें 5 एम्पियर मिल गया. तो यहाँ पे तुम्हें कोई एंगल नहीं देखना होता है, कोई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करना नहीं होता. यहाँ पे सिंपल अलजेब्रिक सम हम फॉलो करते हैं करंट के लिए. इसीलिए इसे कौन सी क्वांटिटी कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी, या टेंसर भी बोल सकते हैं सर. क्लियर? इसे क्या कह सकते हो तुम? टेंसर क्वांटिटी भी बोल सकते हो. चलो अब बात करते हैं, कुछ और छोटी छोटी बातें कर लेते हैं जरा इसमें, कि अगर मुझे यहाँ पे 1 एम्पियर को डिफाइन करना होगा तो क्या होगा. जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में, जैसे फॉर्मूला क्या है? I इक्वल्स टू Q अपॉन T. उस कंडक्टर में मुझे करंट मिल रहा है कितना? 1 एम्पियर. चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो 1 कूलम, और टाइम जो लिया मैंने 1 सेकंड. यानी 1 एम्पियर इक्वल्स टू क्या मिला मुझे? 1 एम्पियर इक्वल्स टू मिला 1 कूलम पर सेकंड. मिला क्या? इसका मतलब क्या है? अगर हमसे कोई कहेगा डिफाइन 1 एम्पियर, तो इट मींस क्या है? इसका मतलब क्या है? तो 1 एम्पियर इज 1 कूलम पर सेकंड. इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंडक्टर से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, बात सुनना ध्यान से, अगर किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो कर रहा है, तो हमें कितना करंट मिलेगा? 1 एम्पियर का करंट मिलेगा. क्लियर? तो 1 एम्पियर को डिफाइन कर देंगे क्या हम? When 1 coulomb charge is flowing through an area in 1 unit time, then the current will be of 1 ampere. क्लियर? बात आई समझ में? तो 1 एम्पियर को तुम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो. चलो अब कुछ और करंट में बातें कर लेते हैं, जैसे कि एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट. एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट. तो भाई ये एवरेज करंट क्या होता है और इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, आई एवरेज जो होता है वो होता है डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी. ये होता है तुम्हारा एवरेज करंट निकालने के लिए एक छोटा सा टर्म. और आई इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस करंट अगर तुम्हें निकालना है तो डी क्यू अपॉन में डी टी करना होता है. यानी इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या हो गया कि किसी तुम्हें खास टाइम पे करंट पूछ रहा है, और एवरेज करंट का मतलब क्या हो गया कि एक टाइम इंटरवल देगा तुम्हें कि दूसरे सेकंड से 5वां सेकंड,
चौथे सेकंड से छठा सेकंड, तो वहां पे तुम्हें एक इंटरवल देगा, तो उस इंटरवल में तुम्हें करंट निकालना है। और इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब किसी खास टाइम पे तुम्हें करंट निकालना है। तो डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी का मतलब क्या आ गया? डेल्टा टी क्यू का मतलब हो गया चार्ज के बीच का डिफरेंस, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे ना करंट चाहिए, आई चाहिए, कहा t इक्वल्स टू 2 सेकंड से t इक्वल्स टू 5 सेकंड। तो अगर तुम्हें आई एवरेज निकालना है तो क्या करोगे? एक बार क्यू निकालोगे 5 सेकंड पे, यानी पांचवें सेकंड पे कितना चार्ज था वो, एक बार चार्ज निकालोगे दूसरे सेकंड पे, और फिर टाइम पे क्या करोगे? 5 माइनस 2। और यहां जब इस तरीके से तुम इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट द एवरेज करंट, ठीक है। यानी कि पांचवें सेकंड पे हमें क्या चार्ज है मिल रहा है, दूसरे सेकंड पे क्या चार्ज फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर में, और नीचे भी टाइम को दोनों को माइनस कर दोगे, तो जब इस इक्वेशन को फॉलो करोगे तुम्हें क्या मिलेगा? एवरेज करंट। और इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या हो गया? तुम्हें चार्ज को क्या करना पड़ेगा भाई? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हो ना भाई, उसमें भी क्या करते हो भाई? तुम वहां पे डिफरेंशिएट करते हो डिस्प्लेसमेंट को। तो अगर इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है तो यहाँ पे क्या करो? इसे सिंपल डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, फिर जिस टाइम पे तुमसे वो पूछ रहा है उस टाइम पे करंट निकाल दो। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने कहा Q इक्वल्स टू, मेरे पास जो टर्म है वो मैंने लिया 2t 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब प्लस 5t। क्लियर? ये मैंने टर्म लिया, मैंने कहा ये चार्ज है। मैं कह रहा हूं फाइंड आई इंस्टेंटेनियस, या मैं सिंपल अगर इंस्टेंटेनियस वर्ड भी यूज ना करूं तो मैं तुमसे कहूंगा फाइंड आई एट फाइंड आई एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ठीक है। यानी मैं सिर्फ तुमसे पहले सेकंड पे कितना मुझे करंट मिल रहा है वो पूछ रहा हूं तुमसे। तो इंस्टेंटेनियस करंट पूछ रहा हूं क्या? तो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए क्या होता है? I इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में dt। तो भाई इसे कर दो, तो 2t प्लस 3t स्क्वायर 4t क्यूब प्लस 5 अपॉन में नीचे dt। इसको डिफरेंशिएट करो तो 2t का क्या हो जाएगा बताओ मुझे? तो 2t का हो जाएगा 2, 3t स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 3t स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 6t। सबको पता है ये 2 आगे आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 और पावर 1 कम कर देंगे, तो 4t क्यूब का क्या होगा? 12t स्क्वायर प्लस 5, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो ये तुम्हें क्या मिल गया? करंट की इक्वेशन। अब तुम्हें करंट कब निकालनी है भाई? फर्स्ट सेकंड पे। तो t की जगह क्या पुट कर दो? 1 पुट कर दो। 2 प्लस 6 इंटू 1, 12 इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस 0 को हटाओ, तो 2 प्लस 6 प्लस 12 कितना हो गया? 12 और 8 20 एम्पियर। यानी कि दूसरे सेकंड पे तुम्हें कितना करंट मिल रहा है? 20 एम्पियर का करंट मिल रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। इसी तरीके से अगर मैं तुमसे आई एवरेज की बात पूछूं तो आई एवरेज कैसे निकालते हैं ये भी देख लो। एवरेज करंट में तुम्हें एक इंटरवल गिवन होगा, जैसे यहां पे क्वेश्चन लेते हैं हम, Q इक्वल्स टू 2t 3t स्क्वायर प्लस 5। क्लियर? अब मैंने कहा फाइंड करंट फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, यानी 0 से 2 सेकेंड में, यानी कि इंटरवल दे दिया कि जब करंट स्टार्ट हुआ यानी कि 0 टाइम पे, 0 सेकेंड पे, और जब 2 सेकेंड हुआ तो उस इंटरवल में मुझे कितना करंट मिला, यानी कि अब तुमसे वो क्या पूछना चाह रहा है? एवरेज करंट। तो आई एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। क्लियर? आई एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू का मतलब चार्जेस के बीच का डिफरेंस, किस टाइम पे? जिस टाइम इंटरवल में पूछ रहा है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। डेल्टा क्यू का मतलब क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, और डेल्टा टी का मतलब भी वही, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो आई एवरेज, अब यहां पे क्यू फाइनल क्या है? तो दूसरे सेकंड है ना, 0 से 2 सेकंड पे पूछ रहा है, तो 2 सेकंड इज द फाइनल टाइम। तो Q2 यानी चार्ज है 2 सेकंड
माइनस क्यू जीरो, चार्ज एट 0 सेकेंड, अपॉन में T2 का मतलब वही टाइम का डिफरेंस, तो टाइम का डिफरेंस आल्सो 2 माइनस 0। तो अब Q2 माइनस Q0 है, तो सबसे पहला काम क्या है भाई, यहाँ पे तुम्हें Q2 निकालना होगा। तो जो Q की इक्वेशन दी हुई है, इसी से हम Q2 और Q0 निकालेंगे। कैसे? अगर Q2 निकालना है तो इस T की जगह क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। तो 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5, सॉल्व होके क्या आएगा, 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 5, तो 12 और 4 कितना हो गया, 16, और 5 21 कूलम। ठीक है, Q2 मिल गया क्या? इस तरीके से Q0 निकालो, Q0 भी निकाल लेंगे, T की जगह 0 पुट करोगे तो 2 इंटू 0, 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 5, यानी कितना आ गया, 5 कूलम आ गया। ठीक है, तो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, 21, Q0 की वैल्यू कितनी आई है, 5, और नीचे तो है ही हमारा 2, तो 21 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्या 16 अपॉन 2 कट के क्या आ गया, 8 एम्पियर। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, एवरेज करंट। तो एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट निकालना आ गया हमें बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। देखो, इससे पहले बहुत ही छोटी बातें कर लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट हम सबको पता है, हम सबने 10th क्लास में पढ़ा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी जैसे यहाँ पे बैटरी लगी हुई है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, तो करंट किधर से किधर फ्लो करता है भाई, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, यानी कह सकते हो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और जो डायरेक्शन करंट की होती है उसी डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। उस डायरेक्शन में कौन फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। और इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करता है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी अगर मैं कह रहा हूं, याद है, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर ना करंट इधर फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में कौन फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल किधर फ्लो करेंगे, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, करंट अगर इधर तो इलेक्ट्रॉन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो कहां से कहां होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर? यानी इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल एंड करंट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बहुत ही बेसिक बात है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। क्लियर? उसके बाद देखो, जिस डायरेक्शन में तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में जो करंट मिल रहा है दैट इज कन्वेंशनल करंट, क्योंकि करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, या जिस डायरेक्शन में हमें हमारा इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है ना दैट इज कन्वेंशनल करंट, और जिस डायरेक्शन में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट आर जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन किधर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिधर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन किधर होती है, जिधर हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर? बात आई समझ में? चलो, तो ये बहुत ही बेसिक बातें थी जिसको हमने जान लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भाई ओम्स लॉ। तो देखो, ओम्स लॉ के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो ओम्स लॉ ने क्या कहा था, ओम्स लॉ ने कहा था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल। यानी जो करंट फ्लो कर रहा है ना सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना टर्मिनल के अक्रॉस उसके। क्लियर? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर तुमने अपना V बढ़ाया तो तुम्हारा करंट भी बढ़ेगा, और अगर V घटाया तो तुम्हारा करंट भी घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? और जितना बढ़ाया उतना ही बढ़ेगा। अगर तुमने पोटेंशियल को डबल कर दिया है तो तुम्हारा करंट भी डबल हो जाएगा, और पोटेंशियल को हाफ कर दिया है तो करंट भी हाफ हो जाएगा। ये कहता है हमारा ओम्स लॉ। बट दिस लॉ इज वैलिड कब तक, व्हेन द फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हमारा तब तक ही रहेगा जब तक फिजिकल कंडीशन यानी कि जो टेम्परेचर है हमारे सिस्टम का वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। यानी जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस जहां पे ओम्स लॉ अप्लाइड हो रहा है
तो वहां पे ओम्स लॉ तभी तक वैलिड है जब तक तुम्हारा टेम्परेचर उसका क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर टेम्परेचर वहां पे वेरिएबल है, चेंज होने लग रहा है, उसके बाद ओम्स लॉ वैलिड हमारा नहीं होता है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कब तक, जब तक कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर वहां पे वेरी करना स्टार्ट हो गया देन ओम्स लॉ वैलिड हमारा नहीं होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, क्लियर। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनैलिटी जब हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लग जाता है जिसे कहते हैं क्या, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और यहाँ पे लिखते हैं R। ये R जो हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो है ही, साथ के साथ इसका एक नाम होता है जिसे कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये रेजिस्टेंस क्या करता है, तो रेजिस्टेंस जो हमारा फ्लो है ना चार्ज का या करंट का जो फ्लो, उसको अपोज करने का काम करता है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, क्लियर। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, जो चार्ज का फ्लो है उसको अपोज करना, क्लियर। तो V इक्वल्स टू RI, एक हमें यहां से इक्वेशन मिला जो काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब यहां से और क्या कर सकते हैं, अगर V इक्वल्स टू RI है तो I इक्वल्स टू V बाई R कर सकते हैं, और यहां से क्या कर सकते हैं भाई, R इक्वल्स टू V अपॉन I भी कर सकते हैं, क्लियर। अब जिस इक्वेशन पे मैंने क्लाउड जैसा बनाया ना, R इक्वल्स टू V बाई I, इसको ध्यान से देखो। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अगर मैं V की वैल्यू को बढ़ाऊं तो मेरा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, या I की वैल्यू को बढ़ाऊं तो मेरा रेजिस्टेंस घट जाएगा, ऐसे दिखने में लगता है। बट ये पूरी तरीके से गलत है, ऐसा नहीं होता, ध्यान देना। क्यों, क्योंकि अगर तुमने V की वैल्यू को बढ़ा दिया तो वहां पे I भी बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अगर वैलिड हो रहा है तब तक की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि अगर मेरा V बढ़ा तो I भी तो बढ़ा, अगर मेरा V घटा तो I भी तो घटा, यानी जो रेजिस्टेंस है ना वो V और I के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। कब तक, जब तक कि ओम्स लॉ वैलिड हो रहा है। बात ध्यान से समझना, ये जो इक्वेशन है ना R इक्वल्स टू V अपॉन I, इस इक्वेशन में जो हमारा रेजिस्टेंस है V के बढ़ने या V के बढ़ने घटने से, I के बढ़ने घटने से चेंज नहीं होगा। जो ये रेजिस्टेंस है वो तुम्हारा कांस्टेंट ही रहेगा। क्या हुआ, कांस्टेंट ही रहेगा। फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने कहा कि मान लो पोटेंशियल कितना है, 4 है, और करंट कितना है, 2 है। तो अभी कट के कितना आएगा, कट के आ गया तुम्हारा 2, यानी रेजिस्टेंस कितना आया, 2। अब तुमने पोटेंशियल को बढ़ा दिया डबल, तो डबल करने का मतलब क्या है, 4 से 8 आ जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर पोटेंशियल बढ़ा तो करंट भी बढ़ेगा। कितना, जितना तुम्हारा पोटेंशियल बढ़ा उतना ही करंट बढ़ेगा। तो डबल हुआ है तो करंट भी डबल हो जाएगा, यानी 2 से 4 आ जाएगा। अब काटो, अब भी काटने पे कितना आया, 2 आया, ठीक है। मैं कह रहा हूं चलो एक बार और डबल कर दिया तुमने, बढ़ा दिया पोटेंशियल को, तो 8 का डबल क्या हो गया, 16, और 4 का डबल क्या हो गया, 8। अब भी काटोगे क्या आया, 2 ही आया। यानी रेजिस्टेंस देख रहे हो क्या, हर एक कंडीशन में 2 है। मेरा पोटेंशियल बढ़ रहा है तो पोटेंशियल के बढ़ने से करंट भी बढ़ जा रहा है, तो रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट। लेकिन ये तब तक ही कांस्टेंट है जब तक कि ओम्स लॉ हमारा वैलिड हो रहा है। और ओम्स लॉ कब तक वैलिड होता है, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट हो उस इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस का। क्लियर, बात आगे समझ में। तो ये छोटी छोटी बातें तुम्हारे दिमाग में बहुत अच्छे से सेट होनी चाहिए। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, और थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं इसका। चलो अब जैसे यहां पे अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो जो R इक्वल्स टू मिला वो मिला V अपॉन I। तो अगर मैं एक छोटा सा कर्व बनाऊं V वर्सेस I का, तो अब ये जो V है उसे मैंने Y एक्सिस पे लिया है, और जो ये I है उसे मैंने कहां लिया है, X एक्सिस पे लिया है। मैंने ये इस तरीके का मान लो कोई एक लाइन ड्रॉ किया, क्लियर। बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है कि V के बढ़ाने से I भी बढ़ रहा है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ठीक है, लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी, बस इसे स्ट्रेट लाइन ही मानना। तो स्ट्रेट लाइन क्या बता रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी V अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है, देखो ना यहां पे अगर मान लो V ये है तो I ये रहा। अब तुमने V को जितना बढ़ाया I भी तुम्हारा उतना ही बढ़ा, V को और बढ़ाया I तुम्हारा और बढ़ गया, यानी V को बढ़ाने से I भी बढ़ रहा है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ग्राफ में रेजिस्टेंस कैसे पता लगाएंगे, रेजिस्टेंस का क्या रोल है, ध्यान से देखना। मान लो मैंने कहा ये V है और ये I है, ठीक है। ये हमने ओम्स लॉ वैलिड वाला एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना दिया।
तो v क्या है, y एक्सिस पे है क्या, i कहाँ है, x एक्सिस पे है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ, एक स्पेसिफिक वैल्यू ले लेता हूँ, मान लो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है वो v है, ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की i है, और मैंने कहा यहाँ एंगल थीटा बना है। तो जरा ये बताओ tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हमारा v है क्या, क्योंकि अगर ये लाइन v है, ये लाइन जिसे मैं डार्क कर रहा हूं, तो ये भी v होगा, तो तुम कहोगे v अपॉन i, और v अपॉन i क्या होता है, तो v अपॉन i तो r होता है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू r, और tan थीटा को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, tan थीटा को हम क्या कहते हैं, स्लोप। तो ये स्लोप कौन से कर्व का है, तो स्लोप ऑफ vi कर्व, ठीक है, vi कर्व का जो स्लोप होगा वो हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। क्लियर, यानी vi पोटेंशियल और करंट का अगर हमारा कर्व बना हुआ है ना, तो वहां पे थीटा निकाल लो, जिस पॉइंट पे तुम्हें रेजिस्टेंस पूछ रहा है उस पॉइंट पे तुम अपने कर्व का थीटा देख लो, थीटा क्या है, और तुम वहां पे रेजिस्टेंस बता सकते हो। क्योंकि अगर ओम्स लॉ वैलिड हो रहा है तो थीटा तो देखो हर एक जगह कांस्टेंट ही रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि थीटा कांस्टेंट रहेगा तभी तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ध्यान दो, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू tan थीटा। अब ओम्स लॉ वैलिड होता है तो ये r क्या रहता है, r कांस्टेंट रहता है, r सेम रहता है, तो r कांस्टेंट रहने का मतलब तुम्हारा tan थीटा भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हाँ, अगर ओम्स लॉ वैलिड नहीं हो रहा है तो फिर ये थीटा कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस भी वहां पे कांस्टेंट नहीं रहता। क्लियर, तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। अब एक चीज और अगर तुम देखोगे तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी कहने का मतलब ये है कि जिसका थीटा ज्यादा होगा, मान लो दो मेटल है तो ऑब्वियसली दोनों का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ अलग अलग होगा, तो जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने कहा कि मान लो v वर्सेस i मैंने कहा यहाँ पे, ठीक है, एक कर्व दिया मैंने ये और एक कर्व दिया मैंने ये, ठीक है, एक का एंगल अल्फा और दूसरे का एंगल बीटा, ये है कोई मेटल A और ये है कोई मेटल B। क्लियर, अब मैं कह रहा हूं A और B में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, भाई ये बता दो फटाफट से। तो तुम्हें दिख रहा है भाई tan अल्फा और बीटा में से कौन ज्यादा है, तो तुम कहोगे बीटा ज्यादा है अल्फा से, ठीक है, तो अगर बीटा ज्यादा है तो tan बीटा भी क्या होगा, ज्यादा किससे, tan अल्फा से। अगर tan बीटा या tan अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। tan थीटा क्या देता है, हमें रेजिस्टेंस देता है, तो tan बीटा tan अल्फा भी क्या देंगे, रेजिस्टेंस देंगे। tan बीटा तुम्हें किसका रेजिस्टेंस देगा, तो A का देगा, यानी ये दे दिया रेजिस्टेंस ऑफ A और ये दे दिया रेजिस्टेंस ऑफ B, तो tan बीटा ज्यादा तो रेजिस्टेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ B। तो जो एंगल ज्यादा बना रहा होगा ना V वर्सेस I कर्व में, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, ध्यान रखना। क्लियर, V, ये चीज ध्यान रखना, जैसे पेपर में ना थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। I को यहाँ पे ये जो मैं अभी कंडीशन बता रहा हूँ, इस कंडीशन में V कहाँ है, y एक्सिस पे, और I कहाँ है, x एक्सिस पे। अगर ये थोड़ा सा चेंज हो गया, I को अगर y एक्सिस पे कर दिया और V को x एक्सिस पे कर दिया, तो ये चीज उल्टी हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। क्लियर, तो ये ध्यान रखना थोड़ा। चलो बढ़े आगे थोड़ा, चलो तो आगे बढ़ते ही, ये देखो एक कर्व दिख गया तुम्हें, ये वाला कर्व में रेजिस्टेंस तुम्हें क्या दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है क्या, रेजिस्टेंस कांस्टेंट क्यों दिख रहा है, तो हमें ये दिख रहा है भाई यहाँ पे जो एंगल थीटा है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, और ग्राफ भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन होने का मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, यानी यहाँ पे ओम्स लॉ वैलिड हो रहा है। तो ओम्स लॉ अगर वैलिड हो रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये जो कर्व दिख रहा है ना, पहला जो कर्व है, ये क्या है, ओम्स लॉ वैलिड होने वाला कर्व है। तो जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको कहते हैं ओमिक कंडक्टर, ठीक है। दूसरा जो कर्व दिख रहा है ना यहाँ पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, हर एक जगह पे तुम्हारा थीटा चेंज हो रहा है। क्लियर, देखो यहाँ का अगर मैं थीटा निकालना हो जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया और ये रहा एक्स एक्सिस, तो यहाँ का थीटा ये, यहाँ का थीटा ये, यहाँ का थीटा ये, तो यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, यानी हर एक पॉइंट पे, हर एक पोटेंशियल पे मेरा रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ओम्स लॉ यहाँ पे वैलिड नहीं है, ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड हियर। क्लियर, ध्यान रखना। और जो कंडक्टर ओम्स लॉ को वैलिड ना करे उनको क्या कहते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर। क्या कहते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर। तो ये चीजें छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ओम्स लॉ वैलिड क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट नहीं रहा होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा होगा, और यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहा होगा। क्लियर, चलो और आगे देखते हैं क्या आ रहा है।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज और दे रखा है तुम्हें, देखो यहाँ पे। अब ये तो आंसर तुम लोग बता ही दोगे फटाफट से, अभी अभी हमने समझा क्या है कि ये वोल्टेज, ठीक है, और ये करंट। अब यहाँ पे दो कर्व बने हुए हैं, एक यहाँ पे ग्रीन कलर का कर्व दिख रहा होगा, एक ये रेड कलर का कर्व दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों में से मान लो इसने एंगल अल्फा बनाया और इस ग्रीन वाले ने एंगल मान लो बीटा बना लिया, ठीक है। तो इन दोनों में से एंगल किसका ज्यादा है, तो ग्रीन वाले का ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस भी किसका हाई होगा, ग्रीन वाले का। तो देखो ग्रीन वाले का यहाँ क्या लिखा, हाई रेजिस्टेंस, और ये जो रेड कलर में लाइन बनी हुई है इसका क्या है, लो रेजिस्टेंस, क्योंकि इसका एंगल क्या स्मॉल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं रेजिस्टेंस की कुछ और बातें कर लेते हैं। तो ये तो तुम्हें पता ही है, रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो ही दिख रहा है क्या, इस तरीके का सिंबल होता है हमारा रेजिस्टेंस का, ऐसा। दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस का काम क्या है, टेंडेंसी ऑफ अ मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज के फ्लो को अपोज करना, ठीक है। कंडक्टर हैव लो रेजिस्टेंस, जो कंडक्टर होते हैं उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, काफी लो, क्यों, क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्लो करता है, करंट हमें ज्यादा मिलता है। लेकिन यही बात अगर मैं इंसुलेटर के लिए करूं, तो इंसुलेटर में रेजिस्टेंस क्या होता है, काफी ज्यादा हाई होता है, क्यों, क्योंकि वहां पे करंट नहीं मिलता। तो करंट नहीं मिलने का मतलब चार्ज फ्लो ही नहीं कर पा रहे, तो चार्ज फ्लो नहीं कर पा रहे क्यों, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ऑपोजिशन ऑफर्ड हो रहा होगा, क्लियर। तो उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। रेजिस्टेंस की अगर यूनिट की बात करूं, तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। क्या होती है, ओम होती है, जिसका सिंबल ये होता है जो नीचे यहाँ पे दिख रहा है ना बना हुआ, दिस इज द सिंबल ऑफ ओम, ओके। अब तुमने यहाँ पे देखा R इक्वल्स टू V अपॉन I, ये फॉर्मूला देखा। तो अगर मैंने कहा कि एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, पोटेंशियल है 1 वोल्ट, करंट है 1 एम्पियर, तो 1 ओम इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 वोल्ट पर एम्पियर। ये रिलेशन भी छोटा सा रिलेशन है, जिसे ध्यान रखना, क्लियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, कि भाई ये जो रेजिस्टेंस हो रहा है, रेजिस्टेंस आ किसकी वजह से रहा है। तो बहुत ही छोटा सा कॉज मैं बता रहा हूं, इसका कॉज है कॉलिजन, कॉलिजन बिटवीन, कॉलिजन बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, कॉलिजन बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। अब तुम्हें पता है जैसे ही मैंने यहाँ पे बैटरी लगाई, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। ये वाला जो एंड है कंडक्टर का वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये एंड क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस के क्रिएट होते ही क्या होता है, चार्ज का मोशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेंगे, हाई टू लो, यानी पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज होंगे किधर से किधर मूव करेंगे, लो टू हाई। तो क्या होगा एक्चुअली में, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल इधर, कोई इधर, यहाँ पे बिल्कुल एक तरीके से चार्ज जो होगा ना भागना शुरू कर देंगे। और बहुत सारे चार्ज हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर बहुत चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो उनके बीच में कोलिजन स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, या इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बीच में एक कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा, और उसी कोलिजन की वजह से कौन आता है, रेजिस्टेंस आता है। क्योंकि अगर मान लो चार्ज पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका मोशन थोड़ी देर के लिए तो अपोज हुआ ना, रुका ना, और यही तो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है क्या, जो ऑपोजिशन ऑफर हो रहा है ना हमारे फ्लो ऑफ चार्ज को, वही रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का कॉज क्या है, कोलिजन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स, क्लियर। चलो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक की जो बात आती है वो फैक्टर की बात आती है, कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है लेंथ, यानी रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी अगर कंडक्टर के लेंथ को हम बढ़ाएं तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और अगर कंडक्टर के लेंथ को घटाओगे तो तुम्हारा रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो कॉमन सी बात है, 10th में भी पढ़ते हो। नेक्स्ट है तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसे कहते हैं, ये जो दिख रहा है ना सर्कल जैसा, दिस पार्ट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसे यहां जो ये सर्कल जैसा दिख रहा है, इसे क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, क्लियर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, और इसके ऊपर कैसे डिपेंड करता है, इसके ऊपर इनवर्सली करता है, यानी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी एरिया अगर बढ़ा दोगे ना तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एरिया घटा दोगे, कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट आता है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ऑब्वियसली सभी का मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है वो अलग होता है। जैसे कॉपर की बात करूं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग होगा। गोल्ड का रेजिस्टेंस अलग होगा। कॉपर और गोल्ड में से किसका ज्यादा होगा, कॉपर का ज्यादा होगा, गोल्ड का कम रेजिस्टेंस होता है, क्लियर। तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर।
टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये अभी हम पढ़ने वाले हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। बट एक रफली आइडिया देता हूं मैं तुम्हें कि अगर कंडक्टर की बात कर रहे हैं ना, कंडक्टर की, फॉर कंडक्टर, तो कंडक्टर के अंदर अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो तुम्हारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्लियर? टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अभी हम सीख लेंगे आगे क्या क्यों होता है। तो ये चार फैक्टर हैं जिनके ऊपर तुम्हारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला है लेंथ, और लेंथ के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तीसरा क्या है? मटेरियल, कौन सा मटेरियल है उसके ऊपर भी हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और चौथा फैक्टर हमारा क्या है? टेम्परेचर है। और कंडक्टर के अंदर क्या होता है? टेम्परेचर के बढ़ाने से, टेम्परेचर के बढ़ने से हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। क्लियर? चलो अब यहां से एक और रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट क्या है उसे समझो। जैसे अगर यहाँ पे पहला फैक्टर तुमने अगर देखा है तो पहला फैक्टर क्या कहता है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। दूसरा फैक्टर क्या कहता है? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिख दूं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A होगा। फिर से यहाँ पे अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वाला टर्म आ जाता है, R इक्वल्स टू रो L बाई A। तो ये सिंबल रो दिख रहा है क्या? रो, ये हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसका नाम होता है रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं इसे? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, या इसका एक और नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यानी ये भी क्या है? एक रेजिस्टेंस ही है, लेकिन एक स्पेशल रेजिस्टेंस है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब एक स्पेशल रेजिस्टेंस, एक खास रेजिस्टेंस है। क्लियर? तो इसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो R इक्वल्स टू रो L बाई A, ये रिलेशन तुम्हारे बहुत काम का है, इसे ध्यान रखना। हाँ, एक चीज और ध्यान रख लेना इसमें कि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करने के साथ साथ ये तुम्हें पता है टेम्परेचर और मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये एरिया कौन सा एरिया होता है? तो ये एरिया होता है तुम्हारा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है A इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर। और तुम्हें पता है रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो सीधे सीधे तुम चाहो तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो तुम डायमीटर की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। तो ये आ जाएगा R की जगह d/2 पुट करोगे तो d स्क्वायर बाई 4। ये भी तुम लिख सकते हो, डायरेक्ट डायमीटर के टर्म में भी इसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? बात आई समझ में? ठीक है। अब ये रेजिस्टिविटी को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो अगर मैं कहूं इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर, तो अगर मैं लेंथ को 1 मान लूं, एरिया ऑफ कंडक्टर को 1 मीटर स्क्वायर मान लूं, तो R किसके बराबर हो जाएगा? रो के बराबर हो जाएगा। यानी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टिविटी। अभी मैंने तुम्हें यही बताया कि रेजिस्टिविटी भी क्या है? एक रेजिस्टेंस है, लेकिन एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, खास रेजिस्टेंस है। अब वो कौन सा रेजिस्टेंस है? अगर मान लो किसी भी कंडक्टर का तुम्हें रेजिस्टिविटी फाइंड करना हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? रेजिस्टिविटी इज आल्सो अ रेजिस्टेंस। तो करना क्या है? उस कंडक्टर की कितनी लेंथ ले लो? 1 मीटर की लेंथ ले लो, और उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले लो? 1 मीटर स्क्वायर ले लो। क्लियर? अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी फाइंड करना, बहुत बड़ा कंडक्टर दे दिया, कह रहा भाई इसका रेजिस्टिविटी निकाल दो, तो तुम्हें क्या करना? उस कंडक्टर के कितने लेंथ को काट लो? 1 मीटर लेंथ को काट लो। उस कंडक्टर का कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लो? 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लो। उस टाइम उसका रेजिस्टेंस फाइंड कर दो। तो उस टाइम जो उसका रेजिस्टेंस मिलेगा वही उसकी क्या होगी? रेजिस्टिविटी होगी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। क्लियर? तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी is the resistance of the conductor when the length and area is unity। बात आई समझ में? जब लेंथ और एरिया यूनिटी है यानी 1 है, उस टाइम जो रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का वही उसकी रेजिस्टिविटी होगी। क्लियर? बात आई समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी भी एक रेजिस्टेंस है, लेकिन एक खास रेजिस्टेंस है। चलो अब कुछ और चीजें भी बता देते हैं। अब यहां से एक चीज और देखो, जैसे ही हमें रिजल्ट मिला R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, तो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। तो अगर रेजिस्टिविटी निकालना हो तो क्या आ जाएगा? RA अपॉन L। ठीक है? अब तुम इससे देखो कहोगे, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L क्योंकि L ऊपर है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्योंकि एरिया नीचे है। तो इसके अकॉर्डिंग तुम यहां ये मत सोच लेना कि रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया,
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑन द लेंथ एंड एरिया। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी कौन सा रेजिस्टेंस है, जब लेंथ कितना हो 1 मीटर और एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर। बात आई समझ में? यानी रेजिस्टिविटी इज अ फिक्स रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अगर एक कॉपर वायर है तो एक कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी फिक्स होगी, चाहे वो मेरे पास है, चाहे वो तुम्हारे पास है, चाहे उसकी लेंथ 10 मीटर हो, चाहे 100 मीटर हो, उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स है। क्योंकि अगर मैं तुमसे कह रहा हूं 10 मीटर का कॉपर वायर है, एक 100 मीटर का कॉपर वायर, उसकी रेजिस्टिविटी निकाल दो, तो तुम तो एक ही मीटर कट करोगे ना उसमें से, और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन भी कितना लोगे, 1 मीटर स्क्वायर। तो उस टाइम जो तुम रेजिस्टेंस निकालोगे वही तुम्हारी रेजिस्टिविटी होगी। क्लियर? तो रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, ना तो किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, एरिया के ऊपर। ये सिर्फ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। हाँ, अगर एक कॉपर वायर है मेरे पास और तुम्हारे पास सिल्वर वायर है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी अलग होगी। अगर मेरे पास भी कॉपर वायर है, तुम्हारे पास भी कॉपर वायर है, तो दोनों की जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी, सेम होगी। तो ध्यान रखना है। क्लियर? बात आ गई समझ में? तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इट यानी कि रेजिस्टिविटी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, और सेकंड वन इज टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर और मटेरियल, इन दो फैक्टर के ऊपर हमारी रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रख लेना भाई। हाँ, अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो इसकी यूनिट देखो, तो मुझे फटाफट से बता दो कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। तो आर की यूनिट क्या है? तो आर की यूनिट है ओम, ए की यूनिट है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर। ओम मीटर। बात आई समझ में? रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, ओम मीटर। क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें भी हमें ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। चलो अब और आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड। तो ये तो हमने देख लिया किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है। तो अब मुझे तुम लोग एक बात बताओ कि बहुत ध्यान से बताना। मैंने कहा कि मेरे पास ना एक कॉपर वायर है, क्या है, कॉपर वायर है। एक ये कॉपर वायर, ठीक है, और दूसरा ये कॉपर वायर। ये दो कॉपर वायर। ये तुम्हें कैसा वायर दिख रहा है, थिक दिख रहा है क्या, थिक कॉपर वायर। और ये कैसा दिख रहा है, थिन कॉपर वायर। एक थिक दिखा और एक कैसा दिखा, थिन दिखा। क्लियर? ओके। तो ये थिक वायर और थिन वायर दोनों कॉपर है। तो दोनों अगर कॉपर है, मटेरियल सेम है, दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं, तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम। हाँ, दिखने में दोनों का एरिया अलग है भाई। इसका एरिया कैपिटल ए है और इसका एरिया क्या है, स्मॉल ए है। क्लियर? दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है, तो ऑब्वियसली उनका रेजिस्टेंस अलग होगा, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, दोनों की सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि मटेरियल सेम और दोनों मटेरियल सेम टेम्परेचर पे हैं, दोनों कॉपर के ही हैं, तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या रहने वाली है, सेम। हाँ, आर जो रेजिस्टेंस है हमारा वो डिफरेंट होगा, रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट, रेजिस्टेंस हमारा डिफरेंट होगा। हाँ, अब डिफरेंट होगा तो कम होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो अभी हमने देखा ना, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यानी जिसका एरिया ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। अब थिक और थिन में से किसका एरिया ज्यादा, तो ऑब्वियसली थिक वाले का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ज्यादा दिख रहा है, देखो। तो कैपिटल ए इज ग्रेटर देन स्मॉल ए, तो जिसका एरिया ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम होता है। यानी थिक वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। थिक वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम एज कंपेयर टू थिन वायर। क्लियर? तो ये ध्यान रखना। चलो कुछ और टर्म लेते हैं। नेक्स्ट आता है भाई हमारा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है, तो देखो करंट डेंसिटी जो भी है उससे पहले एक बात समझ लो।
करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये क्या कहता है? ये कहता है करंट फ्लोइंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलर टू इट इज करंट डेंसिटी। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन भी क्या लिखा है। डेफिनेशन क्या लिखा है? द अमाउंट ऑफ करंट flowing per unit area of cross section held perpendicular to the flow of current is called current density। यानी कहने का मतलब ये है, मैंने कहा कि मेरे पास ना कोई ये सरफेस है और इस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके पर यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा है। जैसे मान लो एरिया है, ठीक है, ये कोई सरफेस है और इसके पर यूनिट एरिया से कितना करंट इसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली मान लो इस तरीके से फ्लो कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी को हम J से रिप्रेजेंट करते हैं और J इज इक्वल्स टू क्या होता है? I बाई A। और एरिया तो तुम्हें पता ही है, एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? एंड करंट डेंसिटी इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? बात आ गई समझ में? चलो अब इसी के अंदर कुछ चीजें और देखो। ये जो A है ना, A में थोड़ा लोचा हो जाता है कभी कभी, उस लोचे को भी समझ। यहां समझते हैं दूसरे पे। चलो देखो यहां पे, जैसे मान लो ये मेरे पास एरिया है, इस एरिया के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसा करंट मूव कर रहा है, ऐसा। तो J इक्वल्स टू तुमने क्या लिख दिया? I बाई A। ठीक है, अब ध्यान ये देना है कि हमें ना एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट लेना है जो करंट के डायरेक्शन में हो। एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट लेना है जो करंट के डायरेक्शन में हो। तो यहां पे देखो, अगर मेरे पास ये सरफेस है, मेरी तरफ ध्यान देना, मेरे पास ये मान लो सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर है क्या? और करंट भी कहां जा रहा है? इधर जा रहा है। करंट भी कहां जा रहा है? इधर जा रहा है। यानी कहने का मतलब करंट भी इधर जा रहा है क्या, और इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। तो J इक्वल्स टू I बाई A लिख दिया। लेकिन अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान रखना, करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेकिन मैंने अपने, ये मान लो एरिया वेक्टर इसका, मैंने अपने ना सरफेस को थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन कर दिया। तो जब मेरा सरफेस ऐसे इंक्लाइंड हो गया तो मेरा एरिया वेक्टर भी थोड़ा सा बैंड हो गया क्या? यानी अब क्या हुआ? अब हुआ कुछ ऐसा कि जो मेरा सरफेस था थोड़ा सा बैंड हो गया, लेकिन करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। करंट अपना मस्त इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, हाँ, लेकिन क्या हुआ भाई? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी। पहले एरिया वेक्टर जो सीधे था, अब थोड़ा सा क्या हुआ? बैंड कर गया नीचे की तरफ। क्लियर? तो अब इसके तुम्हें दो कंपोनेंट करने होंगे। तो एक कंपोनेंट तुम्हारा जाएगा इधर और एक कंपोनेंट जाएगा तुम्हारा इधर, और यहां पे एंगल बन गया थीटा। तो अगर यहां एंगल थीटा बन गया तो ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा a cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा a sin थीटा। बन जाएगा क्या? करंट की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में तुम्हारा करंट है, इस डायरेक्शन में। तो यहां पे जो तुम लिखते हो ना, करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू करंट अपॉन में एरिया A। तो यहां पे एरिया तुम्हें वो कंपोनेंट लेना है जो करंट की डायरेक्शन में हो। तो यहां पे एरिया के दो कंपोनेंट आए, एक आया a sin थीटा, दूसरा आया भाई हमारे पास a cos थीटा। अब इन दोनों में से कौन सा लेंगे? तो ऑब्वियसली a cos थीटा लेंगे। क्यों? क्योंकि a cos थीटा इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट। a cos थीटा हमारा किस डायरेक्शन में है? करंट के डायरेक्शन में है। क्लियर? तो j इक्वल्स टू I cos थीटा। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? I इक्वल्स टू j a cos थीटा। अब तुम्हें पता है cos थीटा हटता है तो क्या लगता है? cos थीटा हटता है तो डॉट लगता है, और डॉट प्रोडक्ट तो हमेशा दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में ही होती है ना। यानी J कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, और A इज द एरिया वेक्टर, इज ऑब्वियसली अ वेक्टर क्वांटिटी। अब दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर तुम डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो कैसी क्वांटिटी मिलेगी? स्केलर क्वांटिटी। तो J इज अ वेक्टर क्वांटिटी, A इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और तुम इन दोनों का क्या कर रहे हो? डॉट प्रोडक्ट। तब जाके तुम्हें क्या मिल रहा? I। तो I कैसी क्वांटिटी है? तो ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि I इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक I कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। एंड J एंड A इज, ये दोनों कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? बात आई समझ में? अब इसके यूनिट की भी बात कर ले तो देखो, इसका यूनिट भी बहुत इजी है। फॉर्मूला क्या है? I अपॉन A। तो I का क्या हुआ? एम्पियर, और A का क्या हुआ? मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। चलो अब थोड़ा और आगे बढ़े। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास बहुत ही छोटे छोटे टर्म्स, जैसे कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है। तो कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ
रेजिस्टेंस। तो G इक्वल्स टू होता है 1/R। अगर इसकी यूनिट अगर हमें पूछनी हो तो इसकी यूनिट क्या होगी, ओम का ऑपोजिट कर दो तो क्या आएगा, पर ओम। क्या होगा, पर ओम, जिसे तुम मो भी कह सकते हो, मो, या इसका एक और हिंट होता है साइमंस भी कहते हैं इसे, SIEMENS, साइमंस भी कहते हैं इसे। क्लियर, ध्यान रखना। इस तरीके से कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर, जैसे कंडक्टेंस किसका उल्टा हो गया भाई, रेजिस्टेंस का, तो कंडक्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1/ρ, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। तो इसकी यूनिट क्या होगी बताओ मुझे फटाफट से, इसकी कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी पर ओम पर मीटर। क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, पर ओम पर मीटर, या तुम इसे ऐसे भी कह सकते हो मो पर मीटर। क्लियर, तो यूनिट होता है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ध्यान रखना, J इक्वल्स टू सिग्मा E। J तुम्हें पता ही है करंट डेंसिटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड which is equivalent to V equals to IR। जो तुम लिखते हो ना V equals to IR, उसी का इक्विवेलेंट है तुम्हारा J equals to सिग्मा E। ध्यान रखना है। क्लियर, चलो, तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जिन्हें तुम्हें पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर। देखो इसमें ना यहाँ पे जो चार्ट बना हुआ है ये तुम्हें याद रखना होगा। तीन चीजें ध्यान रखनी होती है, वैल्यू, मल्टीप्लायर एंड टॉलरेंस। क्या, वैल्यू, मल्टीप्लायर एंड टॉलरेंस, किसका, कलर का। अब यहाँ पे कार्बन रजिस्टर में क्या होती है, कलर कोडिंग होती है। जैसे इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो यहाँ पे 4 स्ट्रिप बने हुए, ये पहला स्ट्रिप, ये दूसरा स्ट्रिप, ठीक है, ये सेकंड स्ट्रिप है, और ये तीसरा स्ट्रिप है, और ये चौथा स्ट्रिप है। ठीक है, 4 स्ट्रिप दिख रहे हैं क्या। अब इन चारों स्ट्रिप में तुम्हें कुछ कलर दिख रहे हैं, जैसे ये रेड दिख रहा है पहला, दूसरा ग्रीन है, तीसरा रेड है, और चौथा हमारा गोल्ड जैसा है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन रजिस्टर के अंदर कलर कोडिंग होती है, और उसी कलर कोडिंग के बेसिस पे हमें रेजिस्टेंस बताना होता है। क्लियर, चलो, तो इसके रेजिस्टेंस बताने के लिए जो यहाँ पे एक चार्ट बनाना है, चार्ट ध्यान रखने होते हैं। तो चार्ट में 3 चीजें होती है, एक होती है वैल्यू, दूसरा होता है मल्टीप्लायर, और तीसरा होता है हमारा टॉलरेंस। टॉलरेंस में मैं बता देता हूं तुम्हें किसका याद रखना है, जो लास्ट के 3 दिख रहे हैं ना तुम्हें, ये लर्न करने, बाकी के टॉलरेंस भूल जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, ये गोल्ड, सिल्वर और नन, नन का मतलब नो कलर या कोई स्ट्रिप ना हो, उसके लिए करते हैं। बाकी के टॉलरेंस हमारे सिलेबस में नहीं इंक्लूड है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, किस तरीके से रेजिस्टेंस निकालते हैं या बताते हैं वो देख। ये मैंने कार्बन रजिस्टर लिया और इसमें मैंने कुछ स्ट्रिप्स ले लिए, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, पहला स्ट्रिप, दूसरा स्ट्रिप, तीसरा स्ट्रिप और चौथा स्ट्रिप। तो पहला और दूसरा स्ट्रिप जो होता है ना, वो बताता है किससे, वैल्यू को बताता है, वैल्यू या फिर जो सिग्निफिकेंट नंबर जिसे तुम कहते हो उसे बताता है, वैल्यू या फिर सिग्निफिकेंट नंबर उसे बताता है। ठीक है, जो तीसरा स्ट्रिप होता है वो बताता है तुम्हारे मल्टीप्लायर को, मल्टीप्लायर को। ठीक है, और जो चौथा स्ट्रिप होता है वो बताता है तुम्हारे टॉलरेंस को। किसको बताता है, टॉलरेंस को बताता है, टॉलरेंस को बताता है। क्लियर, अब देखो करना क्या है, जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरा ना पहला स्ट्रिप जो है वो है ब्लैक, दूसरा स्ट्रिप जो है वो है ग्रीन, और ये है वाइट, येलो, और ये मान लो मैंने कहा गोल्ड है। क्या है, गोल्ड है। ठीक है, अब तुम्हें बताना है इसका रेजिस्टेंस। तुम्हें इस तरीके से कार्बन रजिस्टर का ना कलर कोड करके दे देगा, और तुमसे क्या पूछेगा, रेजिस्टेंस पूछेगा कि बताओ भाई इसका रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या कैसे बताते हैं, पहले 2 स्ट्रिप जो होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तुम्हारा सिग्निफिकेंट नंबर या जो तुम्हारी जो वैल्यू है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो तीसरा स्ट्रिप होता है वो मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है,
और जो चौथा स्ट्रिप होता है वो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? चलो अब यहां देखो पहला स्ट्रिप क्या है, तो पहला स्ट्रिप मैंने क्या बताया, ब्लैक। तो अब देखो यहाँ पे ब्लैक का है, तो ब्लैक है तुम्हारा पहला ही, इसकी वैल्यू कितनी है, 0। ये जो वैल्यू लिखी है यही है तुम्हारा सिग्निफिकेंट। तो ब्लैक का क्या है, 0। तो यहाँ पे लिखो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस बताना है, चलो यहाँ पे लिखते हैं 0। दूसरा स्टेप तुम्हारा क्या है, ग्रीन है। तो ग्रीन का नंबर देखो, तो ग्रीन का नंबर है 5। तो यहाँ 0 के बाद लिखो 5। ठीक है। उसके बाद तीसरा है मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर में देखो कौन सा कलर दिया हुआ है, येलो। तो येलो का मल्टीप्लायर देखो, येलो ये रहा चौथे नंबर पे, तो इसका मल्टीप्लायर क्या है, 10 की पावर 4। तो 0 5 के बाद इनटू में लिखो 10 की पावर 4। क्लियर? उसके बाद जो चौथा स्टेप होता है वो टॉलरेंस को बताता है। तो चौथा स्टेप हमारा क्या है, गोल्ड है क्या, गोल्ड। तो गोल्ड का टॉलरेंस देखो क्या है, प्लस माइनस 5%। तो यहां लिख दो प्लस माइनस 5% और इसके बाद लगा दो यूनिट ऑफ। ये तुम्हारा रेजिस्टेंस निकल के तैयार है। क्लियर? बात आई समझ में? तो इस तरीके से तुम एक कार्बन रेजिस्टर जिसके अंदर कलर कोडिंग होती है उसका रेजिस्टर बताओगे किसके हेल्प से, ये तो चार्ट है, इसको याद रखना होगा। और इसको याद करना बहुत इजी होता है। जैसे देखो वैल्यू में सीधे नंबर है ना, 0 से लेके 9 तक। क्लियर? फिर मल्टीप्लायर में भी 10 की पावर 0 से लेके 10 की पावर कहां तक, 9 तक। और टॉलरेंस में मैंने तुम्हें बताया गोल्ड, सिल्वर और नन, ये तीनों को तो अलग ही सिर्फ टॉलरेंस के लिए याद रखना, और नंबर और मल्टीप्लायर के लिए मत याद रखना। क्लियर? ये तीनों तो बिल्कुल अलग है, सिर्फ और सिर्फ टॉलरेंस के लिए। अब देखो इस चार्ट को याद करने का ना एक तरीका भी होता है। तरीका क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। अगर ये लाइन तुम्हें याद है ना, तो तुम जो कलर की जो वैल्यू वगैरह वो अपने आप याद कर सकते हो। तो जो सबसे पहला जो बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक को, जो दूसरा बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारे ब्राउन को, जो रॉय है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेड को। ऑफ को हटा दो यहां से। ग्रेट के जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि जी से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये ग्रीन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। उसके बाद ब्रिटेन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारे ब्लू को। हेड को फिर से हटाओ यहां से। वेरी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वी आ रहा है इसमें तो वॉयलेट कलर। गुड है यानी कि जी आ रहा है तो ग्रे कलर, और वाइफ है इसमें डब्ल्यू है तो व्हाइट कलर। क्लियर? तो ये एक याद करने का तरीका है, तुम इस तरीके से भी इसे याद कर सकते हो। तो ये था तुम्हारा कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर। चलो अब आगे बढ़े थोड़ा। अब नेक्स्ट आता हमारा एक क्वेश्चन आता है इजी सा, इसे भी देख लेते हैं फटाफट से। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अ वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम। एक वायर है जिसके पास रेजिस्टेंस कितना है, 16 ओम। इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ हाफ ऑफ इट्स लेंथ। ओके, तो भाई पहले जो हमारा वायर था, मान लो ये एक वायर है, ठीक है। इस वायर का लेंथ कितना मान लो, अभी मान लेते हैं एल मान लेते हैं। क्लियर? इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कितना, मान क्या लेते हैं, दिया ही हुआ है 16 ओम। अब तुमने इसे मेल्ट किया, ठीक है, मेल्ट करके फिर से एक वायर बना दिया, लेकिन अब जो वायर बना है ना उसकी लेंथ क्या हो गई, हाफ हो गई है। यानी पहले के कंपैरिजन में जो इसकी लेंथ है वो कितनी हो गई, हाफ। पहले इसकी लेंथ थी एल, अब इसकी लेंथ कितनी हो गई है, L/2, यानी हाफ लेंथ हो गई है। तो ऑब्वियसली अगर हाफ लेंथ हुआ होगा तो कुछ ना कुछ एरिया हमारा इंक्रीज हुआ होगा, बढ़ा होगा। क्लियर? चलो, तो हमसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर। नए वायर का रेजिस्टेंस बता दो, एंड व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, और इसके रेजिस्टेंस में कितना परसेंट चेंज हुआ है वो भी बता दो। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान दो, जब किसी दो चीज को मेल्ट करते हैं ना, सॉरी, अगर किसी एक चीज को मेल्ट करके कोई दूसरी चीज बना रहे हैं तो उनका डायमेंशन चेंज हो जाएगा, उनका लेंथ, ब्रेथ, हाइट, जो भी चीजें, सब चीजें चेंज हो जाती है। एक चीज सेम रहती है, वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम पहले रहा होगा उतना ही वॉल्यूम अब रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होता तुम्हारा। तो वॉल्यूम जो होगा इसका और इन दोनों का वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि यही मेल्ट हो गए तो ये बना है ना, तो वॉल्यूम सेम होगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। तो इसका एरिया में ए मान लेता हूं, लेंथ मान लेता हूं एल। इसका एरिया ए डैश मान लेता हूं, लेंथ मान लेता हूं एल डैश, क्योंकि एरिया लेंथ दोनों चेंज हो गए। क्लियर? तो अब ए अपॉन ए डैश इज इक्वल्स टू एल डैश अपॉन एल है क्या? ठीक है, एल डैश की वैल्यू कितनी है, तो एल डैश की वैल्यू है एल अपॉन 2 अपॉन एल, विच इज इक्वल्स टू L अपॉन 2L। तो L से L कैंसल, विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2।
यानी a अपॉन a डैश की वैल्यू कितनी है 1/2 और l डैश अपॉन l की वैल्यू भी कितनी है 1/2 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके पहले के रेजिस्टेंस की अगर बात करो इस कंडक्टर की, तो R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, पहले वाला रेजिस्टेंस R1 मान लेता हूं, इसका रेजिस्टेंस मान लेता हूं R2, तो कितना होगा रो, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो चेंज होगी नहीं क्योंकि मटेरियल वही है, रो L डैश अपॉन में A डैश। क्लियर, इसका नया लेंथ जो है L/2 उसको मैंने L डैश माना और इसका जो नया एरिया उसको A डैश मान लिया। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, R1 अपॉन R2 कर दूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, रो L अपॉन A बटे में रो L डैश अपॉन A डैश। तो रो से रो तो हुआ भाई कैंसिल। अब तुम्हें पता है जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर पहुंच जाता है, तो ये है ऊपर L और नीचे से A डैश और चला जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या रह गया, नीचे रह गया A और L डैश, तो ये आ गया L डैश और A। क्लियर, तो यहां देखो क्या बन रहा है, यहां कुछ ऐसा लिख लो मैं से L अपॉन L डैश इनटू A डैश अपॉन में A। क्लियर, चलो, तो अब अगर तुम ध्यान से देखो तो A अपॉन A डैश की वैल्यू कितनी है 1/2 है क्या। तो अब अगर मैं तुमसे कहूं कि A डैश अपॉन A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो तुम कहोगे रेसिप्रोकल कर दो। A अपॉन A डैश की वैल्यू अगर 1/2 है तो A डैश अपॉन A की वैल्यू कितनी होगी 2/1 यानी कि 2। क्लियर, तो मैं क्या कर रहा हूं, A डैश अपॉन A की जगह लिख देता हूं 2। उसी तरीके से L अपॉन L डैश की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि L डैश अपॉन L की वैल्यू है 1/2, तो इसे भी रेसिप्रोकल कर दो तो इसकी वैल्यू भी आ गई 2। 2 इंटू 2 क्या आ गया 4, यानी R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 4। अब तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी थी, नए वाले रेजिस्टेंस की निकालनी थी, यानी R2 की। तो R2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो 4 इधर आ जाएगा 1/4 ऑफ R1। बात आई क्या समझ में, जो नया वाला हमारा जो वायर बना है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, पहले का 1/4। क्लियर, तो पहले का रेजिस्टेंस कितना है 16, तो 16 का 1/4 कर दो भाई, तो 1/4 इंटू 16 कट के कितना आ गया 4 ओम। क्लियर, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 4 ओम। ऊपर लिख देता हूं, यहां शायद दिख ना रहा हो, तो जो हमारा R2 है वो कितना आ गया 4 ओम आ गया। क्लियर, तो जो नया रेजिस्टेंस है वो हमें कितना मिला 4 ओम मिल गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना। अगर कोई एक चीज मेल्ट होके कोई दूसरी चीज बनाई जा रही है तो उनके वॉल्यूम को तुम आपस में कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वॉल्यूम को कंपेयर करके कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट का यूज करके क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, चलो, हाँ, इसने एक चीज और पूछी है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस, कितना चेंज हुआ है परसेंटेज। तो तुम्हें पता है चेंज कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे इसने हमसे परसेंटेज चेंज भी पूछा है, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, तो चेंज इन रेजिस्टेंस निकाल लो, R1 माइनस R2 अपॉन में R1 और इनटू में क्या करो 100। तो इस रिजल्ट से तुम परसेंटेज भी निकाल सकते हो कि भाई कितना चेंज हुआ है। क्लियर है, बात आगे समझ में। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ध्यान से समझेंगे इसे। मान लो कि हमारे पास ये मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है, तो कंडक्टर है तो ऑब्वियसली इसके अंदर चार्ज पार्टिकल होंगे, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्या वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे क्या, अभी इस कंडक्टर को बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिली है, ठीक है, यानी बाहर से हमने इसे किसी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करा है जो इसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके दे। तो क्या इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन्स और मोशन में होंगे, तो इसका आंसर है यस, वो मोशन में रहते हैं ड्यू टू देयर थर्मल वेलोसिटीज। यानी जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास एक थर्मल वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मोशन में रहते हैं। बट अभी जो उनका मोशन होता है वो रैंडम मोशन में होता है। रैंडम मोशन कहने का मतलब कोई इधर जा रहा है, 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 यानी इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये रैंडमली इधर 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 मूव करते रहते हैं। कब तक, जब तक कि इनको बाहर से कोई हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड ना कर दे। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, ये जो हमारा कंडक्टर था, इस कंडक्टर को हमने बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रोवाइड करते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी हमें ऐसा लगता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दी,
तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डायरेक्शन में मोशन करना शुरू कर देते हैं, किधर, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या वहां पे रैंडम मोशन बंद हो जाता है? नहीं, रैंडम भी होगा। यानी कहने का मतलब कुछ ऐसा होता है, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रॉन, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, और ऐसे करते करते यहां भी पहुंच गया। यानी रैंडम मोशन करता करता आगे भी तो बढ़ा, ठीक है, फिर यहाँ पे ये रैंडम मोशन करेगा करेगा, करते करते मान लो आगे बढ़ गया। तो हमें ऐसा लगता है रैंडम मोशन भी हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता हुआ भी तो दिखाई दे रहा है ना। तो अब यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो ऑब्वियसली उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, विच इज इक्वल्स टू QE। ये हमने पढ़ा है ना, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ये लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के आने की वजह से, QE। और QE को तुम माइनस EE भी लिख सकते हो, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो माइनस EE भी इतना फोर्स लगता है, ठीक है। अब इस फोर्स की वजह से उसके ऊपर एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन होता है F/m, यानी माइनस EE बाई m, ठीक है। बात आई समझ में? तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। अब क्या है, अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक मोशन में, एक डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो इनकी एवरेज वेलोसिटी होगी, जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के आने के बाद जो एवरेज वेलोसिटी गेन करके एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहे हैं, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या लिखी है? The average velocity gained by the free electron of the conductor with which the electron get drifted under the influence of electric field। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के आने की वजह से जो उनकी एवरेज वेलोसिटी जो उन्होंने गेन किया, और गेन करने के बाद जो परफेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? तो ये लिखा हुआ है माइनस EE टॉ अपॉन m। तो E is the charge on electron, E is the capital E is the electric field। ये जो टॉ जैसा दिख रहा है ना, ये रिलैक्सेशन टाइम होता है, अभी समझेंगे रिलैक्सेशन टाइम, एंड m is the mass, ठीक है। ये नेगेटिव साइन हमने किस लिए लगाया? ये डायरेक्शन को बताना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। क्लियर? अब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा क्या है? इधर है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? इधर है। क्लियर? क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों का डायरेक्शन मेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइन क्या लग रहा है? हमारा नेगेटिव साइन लग रहा है। लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो VD इक्वल्स टू क्या होता है? EE टॉ अपॉन m। अब इसका डेरिवेशन तो तुम्हें करना पड़ेगा, डेरिवेशन कर लेना इजी है, बट एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं मैं। वेलोसिटी निकालते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो A इनटू टॉ लिखा, टॉ इज द रिलैक्सेशन टाइम, ये भी एक टाइम ही है। अब एक्सेलरेशन जरा ध्यान दो, ऊपर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखा है ना माइनस EE बाई m, तो यहाँ लिख दिया माइनस EE बाई m इंटू t। ये मिल गया हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्लियर? बात आ गई समझ में? तो ये ध्यान रखना भाई। चलो अब बात कर लेते हैं, जो इसके अंदर छोटे छोटे टर्म्स दिख रहे थे ना, मैं रिलैक्सेशन टाइम वगैरह, उसको समझ लेते हैं। तो ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? तो तुम देख रहे हो यहाँ पे कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यहां से यहां, तो ऑब्वियसली वहां पे कोलिजन होगा, एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? कोलिजन होगा। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल है, यानी यहां से यहां तक का जो टाइम इंटरवल है, दिस टाइम इंटरवल इज रिलैक्सेशन टाइम। जितने टाइम, मतलब दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है, जिस टाइम पे वो कोलिजन नहीं कर रहा, जितने टाइम वो रिलैक्स होके चल रहा है, दैट टाइम इज रिलैक्सेशन टाइम। तो क्या लिख रहा है? द एवरेज टाइम दैट elapses between two successive collision of an electron is called relaxation time। यानी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल है, उसी को हम क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। क्लियर? बात आई समझ में? चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। नेक्स्ट आता है एक छोटा सा रिलेशन, किसके बीच में? करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का एक रिलेशन। तो उसे भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना। उसका एक रिलेशन होता है I इक्वल्स टू NaVDE। ठीक है? अब ये I तो तुम्हें पता ही करंट है, N होता है तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
per unit volume. A is the area of cross section, VD is the drift velocity and E is the, पता ही हमें E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। तो ये एक रिलेशन है I equals to NAVDE, इसे तुम्हें याद रखना पड़ेगा। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है एक एंड से दूसरे एंड तक, उस टाइम जो उसने वेलोसिटी गेन करी है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अभी समझा हमने। एंड I इज द करंट, ठीक है। वो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, चार्ज मोशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली करंट भी आएगा। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है I इक्वल्स टू NAVDE। इसको याद करने के लिए जो छोटा सा ट्रिक होता है वो एक नाम होता है नवेद, तो इससे भी तुम इसे याद रख सकते हो, NAVDE, नवेद करके इसे याद कर सकते हो। क्लियर? तो ये रिलेशन ध्यान रखना करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का। चलो देखो, अब हमारा जो टॉपिक है वो ओम्स लॉ को डिडक्ट कर लेंगे। अब बस यहाँ ध्यान देना जिधर मैं लिख रहा हूँ, हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है E tau अपॉन m, होता है क्या? और हमें ये पता है कि E इज इक्वल्स टू V बाई L। ये भी रिलेशन हमने पढ़ा है कहां पे? जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वाला जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था। तो इस E की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो V बाई L, तो क्या होगा? E V tau अपॉन में ML आ जाएगा क्या? ठीक है। अभी अभी हमने रिलेशन पढ़ा ना, I इक्वल्स टू NAVDE, पढ़ा गया रिलेशन। तो I इक्वल्स टू NAVD की जगह क्या आएगा? इसकी जगह आएगा EV tau अपॉन में ML और इनटू में T। क्लियर? VD की जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो I इक्वल्स टू NA, ठीक है, I इक्वल्स टू NA E इंटू E क्या आ जाएगा? E स्क्वायर V इंटू tau अपॉन में M बाई आ जाएगा क्या? इसको थोड़ा ऐसे लिखो, इस V को I को V वाली साइड ले आओ, बाकी सबको दूसरी साइड ले आओ। तो ML अपॉन में क्या आ गया? NA E स्क्वायर tau इक्वल्स टू V अपॉन I। क्लियर? ये आ गया क्या? ठीक है। और हमें ये भी पता है बहुत अच्छे से कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने पढ़ा था कि V अपॉन I इज इक्वल्स टू R होता है क्या? तो V अपॉन I इक्वल्स टू R, तो R एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती थी अगर कोई चीज ओम्स लॉ को वैलिड कर रही है तो, ठीक है। तो R एक कांस्टेंट क्वांटिटी, यानी V अपॉन I किसके बराबर है? कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है। अब जरा यहां भी देखोगे M, L, N, A, E और tau, ये सारी कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इस इक्वेशन में भी V अपॉन I किसके बराबर है? कांस्टेंट क्वांटिटी के बराबर है। और इस इक्वेशन में भी V अपॉन I कांस्टेंट क्वांटिटी R के बराबर है। तो जब मैं इस इक्वेशन को, मान लो इसे फर्स्ट और इसे सेकंड, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो कंपेयर करने से मुझे एक रिलेशन मिल गया किसका? रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का रिलेशन मुझे यहां पे क्या मिला? M L अपॉन में N A E स्क्वायर इंटू tau, मिला क्या? M L अपॉन में N A E स्क्वायर इंटू tau। ये किसका रिलेशन मिला मुझे? ये मिला मुझे रेजिस्टेंस का। क्लियर? अब इस रिलेशन को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है, दूसरे पेज पे समझते हैं। देखो क्या है। तो R इक्वल्स टू हमें क्या मिला? R इक्वल्स टू मिला हमें ML N E स्क्वायर A इंटू tau, ठीक है। चलो अब अगर इस इक्वेशन को थोड़ा मैं तरीके से लिखूं, ऐसे लिख रहा हूं, M N E स्क्वायर tau इंटू L अपॉन A, ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा है कि जब मैंने इसको इस तरीके से लिखा, R इक्वल्स टू M अपॉन में N E स्क्वायर tau, तो M N E स्क्वायर tau एक कांस्टेंट क्वांटिटी जैसी दिख रही है क्या? एक कांस्टेंट क्वांटिटी जैसी। अच्छा, अगर मैं इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर दूं, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, इसके साथ मैं इसे कंपेयर कर रहा हूं, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, तो देखो ये बन गया R, तो ये वाली पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या बन जाएगी? रो, और ये आ गया L अपॉन A। तो रो की वैल्यू यहां से क्या मिली? रो की वैल्यू मिल गई M N E स्क्वायर इंटू, तो रेजिस्टिविटी का भी यहां से तुम्हें फॉर्मूला मिल गया और रेजिस्टेंस का भी यहां से फॉर्मूला मिल गया। तो ये जो रेजिस्टेंस की इक्वेशन मिली थी, इसमें तुम देख भी सकते हो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। लेकिन रेजिस्टिविटी में भी कहीं भी लेंथ और एरिया दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें सिर्फ हमें क्या दिखाई दे रहा है? नीचे एक रिलैक्सेशन टाइम, ऊपर मास, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ
इलेक्ट्रॉन, यही दिखाई दे रहा है। रिलैक्सेशन टाइम का क्या पंगा है? रिलैक्सेशन टाइम तुम्हें बताइए क्या है? दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल है उसको तुम रिलैक्सेशन टाइम कहते हो। क्लियर? बात आई क्या समझ में? ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने यहाँ से ओम्स लॉ को भी डिटेक्ट कर लिया। ऑब्वियसली ओम्स लॉ डिटेक्ट हो ही गया, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो V अपॉन I इक्वल्स टू R हो गया था ना। अगर तुम पीछे वाला इक्वेशन ध्यान से देखोगे ना, अगर तुम यहाँ पे इक्वेशन अगर ध्यान से देखो तो ओम्स लॉ भी हमने प्रूव कर दिया। ये क्या है? V अपॉन I एक कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल है क्या? और इसी को अगर मैं आगे बढ़ा दूंगा तो V अपॉन I इज इक्वल्स टू n कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी में चेंज कर दूं तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हेंस प्रूव्ड ओम्स लॉ। क्लियर? चलो, और इसी से हमने रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को और रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले को भी निकाल लिया। नेक्स्ट आता है हमारा मोबिलिटी ऑफ चार्ज। तो भैया मोबिलिटी ऑफ चार्ज क्या है? मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। किसका मूवमेंट? चार्ज का मूवमेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा भी है कि मोबिलिटी ऑफ चार्ज इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड देने पे वो कितना ड्रिफ्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कितना मूव कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? मोबिलिटी ऑफ चार्ज। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जितना ज्यादा तुम इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे उतना ज्यादा तुम्हारा जो चार्ज है वो ड्रिफ्ट होगा। और प्रोपोर्शनैलिटी जब यहां से हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म लग जाता है, म्यू लग जाता है। क्लियर? बात आई समझ में? तो ये है तुम्हारा मोबिलिटी ऑफ चार्ज। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस देखो क्या होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी हम देखने वाले हैं। तो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला देखा ना रेजिस्टेंस का, क्या देखा? ml अपॉन में ne स्क्वायर a अपॉन में टॉ। ठीक है, तो अब इस टॉ की बात जरा ध्यान से समझना। टॉ इज द रिलैक्सेशन टाइम, और अभी मैं बात कर रहा हूं कंडक्टर के लिए। ठीक है, कंडक्टर के लिए पहले बात करता हूं। अगर मान लो मैंने टेम्परेचर यहां लिखा, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से कॉलिजन बढ़ेगा। ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि जैसे तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, जो चार्ज पार्टिकल थे उनको एनर्जी मिल गई, और एनर्जी मिलने की वजह से क्या हो रहा है भाई? वो जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं। तो जितनी जल्दी मूव करेंगे उनके बीच में कॉलिजन उतनी जल्दी होगा, यानी नंबर ऑफ कॉलिजन क्या हुआ? अब बढ़ गया। तो नंबर ऑफ कॉलिजन अगर बढ़ गया तो ऑब्वियसली रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ? घट गया। क्या हुआ? रिलैक्सेशन टाइम घट गया। पहले भाई रिलैक्सेशन टाइम मान लो ज्यादा था, अब जल्दी जल्दी कॉलिजन हो रहे हैं तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया? कम हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कॉलिजन बढ़ा, और कॉलिजन के बढ़ने से तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम घट गया, और रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम घटा तो रेजिस्टेंस बढ़ा, और रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी भी बढ़ ही जाएगा। क्लियर? क्योंकि रेजिस्टिविटी का भी तो फॉर्मूला यही पढ़ा ना हमने, रो इक्वल्स टू m n e स्क्वायर इनटू टॉ। तो रेजिस्टिविटी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी है, दोनों क्या हो रहे हैं भाई? हमारे बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर? तो ध्यान रखना, अगर मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूं तो कंडक्टर के अंदर अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं तो टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस हो, ठीक है, चाहे रेजिस्टिविटी हो, दोनों इंक्रीज करते हैं। चलो, लेकिन यही बात अगर मैं सेमीकंडक्टर के लिए करूं यार, किसके लिए? सेमीकंडक्टर। तो तुम्हें पता होगा कि रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर के पास कंडक्टिविटी होती ही नहीं, बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं। एक्चुअली जो नीचे बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, तो मूव करने के लिए वो फ्री हो जाते हैं, तो वहां पे मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। यानी कि सेमीकंडक्टर में जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो कंडक्टिविटी तुम्हें ज्यादा मिली, तो कंडक्टिविटी ज्यादा मिल रही है तो ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों क्या हो गए होंगे? कम हो गए होंगे। क्लियर? तो सेमीकंडक्टर के अंदर उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों घट जाती है। ठीक है? हाँ, अगर मैं एलॉय की बात करूं तो देखो एलॉय की रेजिस्टिविटी पहले से ही काफी हाई होती है। एलॉय की जो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस है वो पहले से ही काफी हाई होती है एज कंपेयर टू तुम्हारा क्या? कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। उसकी रेजिस्टिविटी पहले से हाई होती है। तो अगर उसकी रेजिस्टिविटी पहले से ही हाई है, ऑलरेडी हाई,
तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना। चलो अब करते हैं थोड़ा और आगे, थोड़ा ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट आता है तुम्हारा वही टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी की बात कर लेते हैं। पहला जो ग्राफ दिख रहा है ना तुम्हारा मेटल के लिए बन रहा है, किसके बीच में? टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के बीच में। तो देखो मेटल के अंदर क्या होता है कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम्हारी जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, तो एक कर्व किसका है? तुम्हारा मेटल का, देखो, और बहुत ज्यादा इस तरीके से बढ़ रही है। ठीक है, तीसरा कर्व देखो, ये पहले है फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, थर्ड कर्व देखो, थर्ड जो कर्व है वो तुम्हारे सेमीकंडक्टर के लिए। तो सेमीकंडक्टर के कर्व में क्या दिख रहा है कि अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो तुम्हारी जो रेजिस्टिविटी है वो घट रही है। जैसे यहां देखो, इस टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी इतनी है, अब टेम्परेचर बढ़ा के मैं यहां से यहां चला गया तो इस टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी ये हुई कम हो गई। हाँ, दूसरा जो कर्व है तुम्हारा नाइक्रोम के लिए बना है, नहीं एलॉय के लिए बना है। तो एलॉय के अंदर क्या होता है कि अगर तुम उसकी रेजिस्टिविटी पहले से ही हाई होती है तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो थोड़ी बहुत रेजिस्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो इसका ग्राफ देखो, पहले ही हाई से शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ, यानी पहले इसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्लियर? उसके बाद एक रिलेशन तुम्हें ध्यान रखना है, ये जो रिलेशन है लिखा है रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर? अब ये क्या रिलेशन है? ये रिलेशन से बेसिकली क्या है, ये बहुत सारे रिलेशन इसमें जनरेट हो जाते हैं। रेजिस्टिविटी एट अ गिवन टेम्परेचर, अल्फा जो दिख रहा है उसे टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एक तुम्हारे पास रो है, रो क्या है? जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया घटाया, यानी जब टेम्परेचर चेंज किया उस टाइम की रेजिस्टिविटी। एक रो नोट है, रो नोट इज द इनिशियल रेजिस्टिविटी। 1 प्लस अल्फा, अल्फा टेको कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसको भी समझने वाले। टी माइनस टी नॉट, तो टी नॉट हो गया तुम्हारा इनिशियल टेम्परेचर और टी हो गया तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर। तो रो नोट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर एट टेम्परेचर टी नॉट। रो नोट कब है हमारा? टी नॉट टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी, और रो क्या है? टी टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी। यानी जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी बढ़ गई कंडक्टर में, तो बढ़ के कितनी मिलेगी वो निकालने का फॉर्मूला हमारा ये है, रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो रो क्या है? टी टेम्परेचर, यानी जो टेम्परेचर बढ़ाया उस टाइम पे रेजिस्टिविटी, रो नोट है इनिशियल रेजिस्टिविटी, और अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं, ध्यान से देखना जरा, रो इक्वल्स टू रो नोट प्लस रो नोट अल्फा डेल्टा टी होगा क्या? तो रो माइनस रो नोट अपॉन में रो नोट इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू अल्फा। ये मिल गया क्या? यानी अल्फा इक्वल्स टू क्या मिला? अल्फा इक्वल्स टू मिला रो इन रो माइनस रो नोट अपॉन में रो नोट और इंटू में डेल्टा टी। डेल्टा टी को तुम कुछ भी लिख लो भाई, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल या T2 माइनस T1। ये है तुम्हारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला। अब यहाँ पे रो क्या है? रो है रेजिस्टिविटी ऑफ टेम्परेचर एट फाइनल रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एट फाइनल टेम्परेचर। रो नोट है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एट इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, और अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब बात करते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट की, ध्यान से समझना। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं, या चलो कंडक्टर से स्टार्ट करते हैं, कंडक्टर की बात कर रहा हूं, तो कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से मेरी जो रेजिस्टिविटी हो क्या होगी? बढ़ेगी। यानी कि अगर मैं कह रहा हूं टेम्परेचर टी फाइनल जो है वो ज्यादा है टी इनिशियल से, तो मेरा जो रो है वो क्या होगा? ज्यादा किससे? रो नोट से। किसके लिए? कंडक्टर के लिए। होगा क्या? लेकिन यही बात मैं सेमीकंडक्टर की लिए कहूं तो क्या होगा? सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। क्लियर? यानी कि अगर मैं कह रहा हूं मेरा टी फाइनल ज्यादा है टी इनिशियल से, तो क्या होगा? अब जो मेरा रो है, जो फाइनल रेजिस्टिविटी है, वो कम हो जाएगी। किससे? इनिशियल से। ठीक है, इनिशियल रेजिस्टिविटी से कम हो जाएगी। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ गई ना, तो कंडक्टिविटी बढ़ गई तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो ये तुम्हारा सेमीकंडक्टर के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, रो माइनस रो नोट कर रहे हो तुम, ऑब्वियसली कर रहे हो। अगर रो ज्यादा है और रो नोट कम है तो वैल्यू जो अल्फा की मिलेगी वो क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है,
यानी कंडक्टर के लिए जो तुम्हारा अल्फा होता है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन यही बात अगर मैं सेमीकंडक्टर के लिए कहूं तो सेमीकंडक्टर में रो नॉट ज्यादा हो गया, यानी ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव वाली क्वांटिटी ज्यादा हो गई, तो अल्फा तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर, बात आई क्या समझ में? तो यहां देखो नेक्स्ट जो हमारा पेज है वो यही बताया हुआ है। अल्फा जो होता है, अल्फा ये रहा तुम्हारा अल्फा यानी टेम्परेचर कॉएफिशिएंट। तो टेम्परेचर कॉएफिशिएंट पॉजिटिव होता है किसके लिए, कंडक्टर के लिए, नेगेटिव होता है किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, और जीरो होता है किसके लिए, एलॉय के लिए। एलॉय के लिए जीरो होता है, मतलब पूरा जीरो नहीं, नियरली इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि बहुत कम चेंज होता है ना, पहले से वो हाई है तो थोड़ा बहुत चेंज हो गया तो उसकी वैल्यू लगभग जीरो के आसपास रहती है। क्लियर, बात आई समझ में? क्या अब जिस तरीके से रिलेशन तुमने रेजिस्टिविटी का देखा वैसे ही रिलेशन तुम्हारा रेजिस्टेंस के लिए भी होगा। तो रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, R इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा R माइनस आर नॉट इंटू आर नॉट डेल्टा टी इज इक्वल्स टू अल्फा। तो जो चीजें तुमने रेजिस्टिविटी के लिए देखी वही सेम चीजें तुम्हारी रेजिस्टेंस के लिए भी फॉलो होगी। क्लियर, चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमें पता है सीरीज में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस मान लो यहाँ खत्म हो, उसी से दूसरे को जोड़ दो और उसी से तीसरे को जोड़ दो। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो मान लो बैटरी ने आई करंट दिया, तो बैटरी का रूल क्या है, बैटरी क्या कहता है कि अगर मैंने तुम्हें आई करंट दिया है तो मुझे वापस क्या चाहिए, वापस भी आई करंट चाहिए। तो बैटरी से मान लो आई करंट निकल रहा है, वही आई करंट R3 के पास जाएगा, वही R2 के पास जाएगा, वही R1 के पास जाएगा। बैटरी का जो पोटेंशियल है वो V है, तो मान लेते हैं यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ कितना हुआ, V1 हुआ। यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ क्या हुआ, V2 हुआ, और यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो क्या हुआ, V3 हुआ। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है, और जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, क्लियर, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट क्या होता है, सेम। तो अगर यहां पे तुम्हें R इक्विवेलेंट चाहिए यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो सीधा सीधा सबको क्या करो, जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर, सीधा सीधा जोड़ दो, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उन सबको जोड़। क्लियर, अब इसमें एक चीज और समझना, जो तुम्हारा RS यानी R इक्विवेलेंट होगा ना, वो इनमें जो सबसे बड़ा इंडिविजुअली रेजिस्टेंस होगा, जैसे मैंने कहा ये 2 है, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये 4 ओम का है, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी 4 3 7 2 9 ओम। 9 ओम आ गया क्या, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 9 ओम आया। क्लियर, अब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 4 ओम, तो सबसे बड़े वाले से भी बड़ा आया नहीं आया, आया। क्लियर, तो इनका जो RS होगा ना, वो इंडिविजुअली जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा, ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस होगा, उससे भी बड़ा होता है। क्लियर, बात आई समझ में? अब छोटी छोटी बातें तुम्हें पता ही होगी कि सीरीज में एक जो डिफेक्ट होता है वो यही होता है कि मान लो किसी तरीके से R3 ने काम करना बंद कर दिया, कुछ खराब हो गया, डिफ्यूज हो गया, तो अगर ये करंट आगे फ्लो नहीं कर रहा है ना, तो R2 और R1 सही होते हुए भी काम करना बंद कर देंगे। क्लियर, तो ये जो कॉम्बिनेशन है तुम्हारा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो अगला जो कॉम्बिनेशन है वो तुम्हारा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अब ये अरेंजमेंट दिख रहे हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये बैटरी है, बैटरी से यहां से करंट हमारा निकला, यहां गया जंक्शन है, 3 पार्ट में हमारा करंट डिवाइड हो गया। मान लो इस पे गया I1, इस पे गया I2 और इस पे क्या गया, I3 गया। ठीक है, इस तरीके से बाहर निकल के वापस से ये I बन के बैटरी को वापस से क्या मिल गया, I करंट मिल गया। क्यों, क्योंकि बैटरी ने I करंट दिया था तो इसे वापस से I करंट चाहिए। तो पैरेलल के अंदर जितना पोटेंशियल ड्रॉप तुम्हारा यहाँ, उतना ही यहाँ और उतना ही यहाँ। क्यों, क्योंकि सभी सेम टर्मिनल यहाँ और यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल क्या होगा, सेम होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो I होता है वो डिफरेंट होता है अक्रॉस इस रजिस्टर, ठीक है, और जो V होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, I क्या होता है, डिफरेंट, और V क्या होता है, V होता है हमारा सेम होता है। क्लियर, चलो अब कुछ चीजें और देख लो, यहाँ पे क्या है,
कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर अगर तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर, 3 रेजिस्टेंस हो तो तुम्हें इस तरीके से करना, चौथा होगा तो 1/R4 भी करो, यानी इसमें रेसिप्रोकल करके तुम्हें सम निकालना होता है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास दो ही रजिस्टर हो, 4 रजिस्टर, दो रजिस्टर के केस में देखो 1/R1 प्लस R2 करोगे, सॉल्व करोगे तो इसको ऐसे याद कर लेना, जो दो रजिस्टर के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकालोगे ऐसे निकालोगे, दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर और दोनों का प्लस नीचे। क्लियर, ऐसे कर देना। और अगर मान लो उन दोनों में भी दोनों के दोनों रजिस्टर सेम हुए, इफ R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R, इफ R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R, ठीक है, दोनों सेम हो गए, तब तुम्हारा जो R इक्विवेलेंट होगा ना वो हाफ हो जाएगा। अगर दो सेम रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास ना दो रेजिस्टेंस है और दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में पैरेलल है, इसकी वैल्यू भी 4 है, इसकी वैल्यू भी 4 है, दोनों सेम है, तो इनका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो सीधा सीधा ध्यान रखना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। और क्या ध्यान रखना है इसमें कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, इन तीनों में जो सबसे छोटा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगा उससे भी छोटा आता है। बात आ रही समझ में, ये 3 रेजिस्टर हैं, इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आएगा, इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा होगा। तो R equivalent is smaller than the smallest individual resistance, ठीक है, यहां मैंने स्मॉलेस्ट लिख दिया, तो ये रिलेशन भी तुम्हें ध्यान रखना है। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को भी। देखो ऐसे सीरीज पैरेलल के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इनको तुम ट्राई कर सकते हो, अगर कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो PYQ से उठाए गए क्वेश्चन, तो उनको देख लो कैसे क्वेश्चन है तुम्हारे, इसमें क्या क्या पूछा है हमसे। पहला क्या पूछ रहा है भाई, यहाँ पे अरेंजमेंट दिख रहा है क्या, 4 ओम 4 ओम फिर 1 ओम फिर 12 और 6 ओम, 60 वोल्ट की बैटरी और यहाँ पे 1 ओम। तो 1 ओम इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पूरा का पूरा सेल का पार्ट है, ध्यान रखना। 1 ओम इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। हमसे क्या कह रहा है, कंप्यूट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भाई कैलकुलेट कर दो। तो वो तो देखो हमें आता है, कैसे, हमें दिख रहा है ये 4 ओम पैरेलल में, तो अभी मैंने बताया ना पैरेलल में अगर दो रेजिस्टर हो, दोनों सेम हो, तो उनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2। तो इन दोनों का जो नेट इक्विवेलेंट है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको यहां लिख देता हूं मैं, 4 ओम मिलके क्या बन गया, 2 ओम बन गए। और इसके बगल में क्या लगा हुआ है, एक ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, और उसके बगल में लगा हुआ 12 और 6, तो 12 और 6 दोनों किस में, पैरेलल में है। तो अभी बताया ना पैरेलल का कैसे निकालते हैं, तो पैरेलल का कैसे निकालते हैं भाई, अगर दो रेजिस्टर हो तो दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर और दोनों का प्लस नीचे, तो इनका निकालो, दोनों का मल्टीप्लाई 12 इंटू 6 ऊपर और 12 प्लस 6 नीचे, ठीक है। तो 12 इंटू 6 कितना होता है, 72, ठीक है, और 12 प्लस 6 क्या होता है, 18। तो 18 से कितनी बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। क्लियर, तो इन दोनों का 12 और 6 का भी जो रिजल्टेंट है वो कितना आ गया, 4 ओम आ गया क्या। अब ये तीनों किसमें, सीरीज में, सीरीज में तो सीधा सीधा जोड़ दो, 4 और 1 5 और 2 7 ओम। क्लियर, बात आई समझ में, यानी कि इनका जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, 7 ओम है। क्लियर, बात आई समझ में, ठीक है। अब ये जो, अब यहां पे देखो, यहां पे अब ये जो 7 ओम का रेजिस्टर है ना, ये एक बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है जिसका ईएमएफ है कितना, 7, और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, सॉरी ईएमएफ है 16 वोल्ट और इंटरनल ईएमएफ है 1 ओम, और तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क ये तो हमने निकाल लिया 7 ओम, ठीक है। अब हमसे कह रहा है करंट, तो करंट क्या होगा, I इक्वल्स टू V बाई R, तो V बाई R, तो देखो एक R तो तुमने बाहर वाला निकाला और एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो है, दो तो दोनों को लोगे, तो V कितना हो गया 16 अपॉन में R हमारा कितना है भाई, तो R हमारा 7, स्मॉल r कितना है 1, तो 16 अपॉन 8 कट के क्या आ गया 2 एम्पियर। यानी इस सर्किट के अंदर जो तुम्हें करंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 एम्पियर का करंट मिलेगा। बात आ रही समझ में,
2 एम्पियर का करंट मिलेगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑब्टेन द वोल्टेज ड्रॉप VAB, VBC एंड VCD। ठीक है, अभी कह रहा है कितना कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, कहा A से B में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, फिर B से C में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, फिर C से D में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो निकालो। ठीक है भाई, ये वाला एंड था तुम्हारा A, ये था B, ये था C और ये था D। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, ये 2 ओम 4 ओम मिलकर 2 ओम बन गए क्या? तो जितना करंट यहां जाएगा उतना ही करंट यहां जाएगा, उतना ही करंट यहां जाएगा, यानी तीनों जो रेजिस्टर हैं 2 ओम 1 ओम 4 ओम, इन तीनों के पास करंट क्या जाएगा, सेम जाएगा। पोटेंशियल कह रहा है, तो पोटेंशियल V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू होता है IR, होता है क्या? तो तीनों जगह V इक्वल्स टू IR लगा दो, तो तीनों जगह I तो सेम ही है, कितना 2 2 2, क्लियर? और R तुमने निकाल ही रखा है, तो फटाफट से निकाल देते हैं भाई। VAB, तो VAB का रेजिस्टेंस कितना है, A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है क्या? तो यहां लिख दो 2 ओम, यानी IR करना है तो I कितना है 2 और ये भी कितना है 2, तो ये आ गया 4 वोल्ट। आ गया क्या? फिर क्या कह रहा है, BC निकालो, तो ठीक है भाई BC भी निकाल देता है। तो BC में IR, तो I कितना है 2 और R कितना है 1, यानी कि 2 वोल्ट, इसका भी आ गया BC। फिर क्या है CD, तो CD में कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा, I कितना, I तो 2 ही है और CD के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था 4, तो कितना आ गया 4 into 2 क्या आ गया 8 वोल्ट। ठीक है, ये तीनों पॉइंट पे तुम्हारा क्या आ गया, पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। तो बात आ गई समझ में, क्लियर है? चलो, तो जो हमसे पूछ रहा था वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। चलो अब बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी देखो, ये भी PYQ का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द स्टडी करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टर। ठीक है, तो ये जो मतलब कहने का मतलब, स्टडी करंट का मतलब बेसिकली एक डायरेक्ट करंट है। तो इस पूरे सर्किट के अंदर कैसा करंट फ्लो कर रहा है, डायरेक्ट करंट। और तुमसे कह रहा है भाई, ये जो 2 ओम रेजिस्टर दिख रहा है ना ऊपर, ये वाला रेजिस्टर 2 ओम वाला ऊपर वाला, यहाँ पे कितना करंट मिलेगा वो तुम्हें फाइंड करना है, यहाँ का करंट फाइंड करना है। चलो कर लेंगे, लेकिन इस सर्किट को ध्यान से देखो। इस सर्किट में ना यहाँ पे लग गया है एक कैपेसिटर, क्या लग गया, कैपेसिटर। और ये तो तुम्हें पता है कि जो हमारा कैपेसिटर होता है ना, वो स्टडी करंट के फ्लो को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। ठीक है, तो अगर कैपेसिटर है तो और वहां पे स्टडी करंट फ्लो कर रहा है ना, तो वो वाला सर्किट जहां पे तुम्हारा कैपेसिटर लगा है और स्टडी करंट फ्लो कर रहा है, वो एक ओपन सर्किट बन जाता है। ओपन सर्किट बनने का मतलब क्या है कि वहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी ये वाला सर्किट जो है ना, ये जिसमें कैपेसिटर लगाइए, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। क्लियर? यानी इसे सर्किट से तुम बिल्कुल हटा दो, मिटा देना। यानी जो डायग्राम बनाओगे उसमें बस ऊपर वाले को रखना और इसे रखना और किसी को नहीं रखना। ठीक है, इस वाले पार्ट को बिल्कुल हटा देना, 4 ओम को भी हटा दो इसमें। क्यों? क्योंकि इस वाले पार्ट में करंट जाएगा ही नहीं, इसमें करंट है 0, यानी ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब जरा फटाफट से काम करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, ताकि हमें ये पता लग जाए कि बैटरी हमें कितना करंट देगी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो ऊपर तो ये दोनों पैरेलल में है, तो 2 ओम और 3 ओम का जरा इक्विवेलेंट निकालो। कैसे निकालोगे, दो रेजिस्टर पैरेलल में है तो दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर, तो 2 into 3 6 और दोनों का प्लस नीचे 6/5 आ गया। क्लियर? तो 6/5 का मतलब कितना हो गया, अगर मैं सॉल्व करूं तो बताओ फटाफट से कितना आ जाएगा। 5 1 जा 5, यानी कि 1.2 आ गया, 1.2 ओम आ गया। ठीक है, अब ये जो 1.2 ओम ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है, इन दोनों का जो 1.2 आया, वो इस नीचे वाले 2.8 के साथ किसमें है, सीरीज में है क्या? ऑब्वियसली सीरीज में है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस मान लो R है, उसको 1.2 प्लस 2.8 यानी कि 4 ओम इज योर टोटल रेजिस्टेंस। तो करंट निकालो, करंट कितना मिलेगा भाई, बैटरी हमें कितना करंट देगी, तो I इक्वल्स टू होता है V/R। तो V हमारा है 6 और ये है 4, तो 4 को 6 से कट करो भाई, कितना आ गया 1.5 एम्पियर। क्लियर? तो हमें करंट कितना मिला, 1.5 एम्पियर मिला। लेकिन 1.5 एम्पियर बैटरी ने इस तरीके से करंट दिया हमें, अब करंट इधर फ्लो कर रहा है।
ऊपर जाएगा, इसमें तो जाएगा नहीं, ऐसे पहुंचा ऐसे पहुंचा। अब यहाँ पहुंचते ही 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ऊपर गया और एक नीचे गया। क्लियर? नीचे गया और ऊपर गया। तो अब क्या है, अब हमसे क्या पूछा गया भाई कि करंट बता दो 2 एम्पियर वाले के पास कितना करंट जाएगा। तो ये बता दो कि क्या 2 एम्पियर वाले के पास कितना करंट जाएगा। कोई प्रॉब्लम है बताने में? नहीं, बता देंगे, बहुत इजी है ना। ठीक है, कैसे बताएंगे, जरा ये डायग्राम ध्यान से देखना। है क्या कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है और बैटरी के बगल में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ये जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम का है जिसके ऊपर करंट बताना है, और ये 3 ओम का है और ये है 2.8 ओम का। बैटरी जो हमें करंट दे रही है वो कितना दे रही है, 1.5 एम्पियर का करंट दे रही है। ठीक है, इस तरीके से करंट क्या है। तो एक बात बताओ मुझे, इस पूरे सर्किट के अंदर कितना करंट जाएगा, यानी यहां इस पूरे सर्किट के अंदर टोटल करंट तो 1.5 जाएगा। तो एक काम करो, इस पूरे सर्किट का ना पोटेंशियल ड्रॉप निकालो। क्या निकालो, पोटेंशियल ड्रॉप, कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप, ये 2 और 3 वाला जो सर्किट है ना उसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालते हैं, V इक्वल्स टू IR। तो यहाँ I कितना गया, तो I गया 1.5 और यहाँ का टोटल R कितना है, तो टोटल R अभी अभी हमने निकाला ना 1.2। तो 1.5 को 1.2 से भाई मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? तो यहां से तुम्हारा क्या आ गया, V आ गया। तो मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया भाई, 15 को 12 से जरा मल्टीप्लाई करना, कितना आया, कहाँ करें, यहाँ करते रफली, यहाँ करता हूं मैं, दिखेगा नहीं तो मैं, 15 12, तो कितना आ गया, 0 और 3 और ये आया 15, 0 8 180। ठीक है, 15 को 12 से क्या है 180, यानी कि 1.8 आ गया। कितना आ गया, 1.8 आ गया। बात आई समझ में? तो 1.8 पोटेंशियल ड्रॉप यहां आ रहा है। अब ये दोनों पैरेलल में, तो अगर पूरे का 1.8 है तो इसका भी 1.8 होगा। क्लियर? 2 ओम वाले का भी कितना होगा, 1.8 वोल्ट होगा, और 3 ओम वाले का भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 1.8 वोल्ट होगा। अब करंट तुम्हें 2 ओम वाले का निकालना, तो निकाल दो। I इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई R, करंट एट 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, 1.8, और 2 ओम का रेजिस्टेंस कितना है, 2, तो कट के कितना आ गया, 0.9 एम्पियर। क्लियर? बात आई समझ में? तो इस तरीके से तुम यहाँ पे करंट को भी कैलकुलेट कर लोगे। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। नेक्स्ट आता है तुम्हारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नाम ही छुपा हुआ है कि बैटरी का जो टर्मिनल है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही तुम्हारा क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी का टर्मिनल देखो, ये पॉजिटिव ये है नेगेटिव, तो यहाँ पे जो तुम्हारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना अक्रॉस द टर्मिनल, उसे तुम क्या कहोगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमने V माना है और इसको मान लो V डैश। तो बैटरी का जो टोटल EMF है E, तो E इज इक्वल्स टू क्या होगा, E इक्वल्स टू होगा V प्लस V डैश, होगा क्या, तो E इक्वल्स टू V प्लस V डैश हो जाएगा। अब E इक्वल्स टू V प्लस V डैश होगा तो V इक्वल्स टू क्या होगा, IR, और ये क्या होगा, IR डैश हो जाएगा। तो E इज इक्वल्स टू क्या हो गया, अगर मैं I कॉमन ले लूं तो R प्लस R हो गया क्या, तो I इज इक्वल्स टू क्या आ गया, E अपॉन में R प्लस R आ गया। क्लियर? छोटे छोटे रिलेशन है जिसे तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम एक चीज और भी दिखा सकते हो, इसी क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, ऊपर वाले को। तो V इक्वल्स टू क्या होगा, E माइनस V डैश होगा क्या, यानी V इक्वल्स टू क्या होगा, E माइनस V डैश इक्वल्स टू IR, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया EMF ऑफ द सेल माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस IR। ठीक है, अगर मान लो सर्किट अभी हमारा ओपन है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है, I इक्वल्स टू 0 है, तो V इक्वल्स टू क्या आएगा, E आ जाएगा, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा किसके बराबर आ जाएगा, E के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई पोटेंशियल ड्रॉप तुम्हारा होगा ही नहीं, तो V इक्वल्स टू E आ जाता है। तो ये छोटे छोटे टर्म्स है जिनको ध्यान रखना है। हाँ, इसी में तुम यहाँ पे I की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, कितनी, E अपॉन R प्लस R, तो वहां से एक और रिलेशन तुम जनरेट कर सकते हो। क्लियर?
तो ये होता है तुम्हारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस तो तुम्हें पता ही है, ये जो सेल है हमारा इलेक्ट्रिक सेल, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट, सेल के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट, तो उसके अंदर भी आयंस होंगे ना, तो आयंस का मूवमेंट होगा, तो उनकी वजह से जो कॉलिजन की वजह से जो रेजिस्टेंस आएगा उसको तुम क्या कहोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस कहोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जिस तरीके से अभी तुमने किसका कॉम्बिनेशन देखा, रेजिस्टेंस, इससे पहले तुमने किसका कॉम्बिनेशन देखा था, कैपेसिटर का। तो अब इसी तरीके से सेल का भी कॉम्बिनेशन आता है, और सेल के भी दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो देखो यहाँ पे सेल दिख रहे होंगे, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल दिख रहे हैं क्या। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे सेल लिए और उनको जोड़ दिया। तो अभी जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत सारे सेल को हमने जोड़ा है तो इसका ई इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, तो ई इक्विवेलेंट सिंपल तुम्हें क्या करना है, सभी सेल के ईएमएफ को सिंपल जोड़ देना है, E1 प्लस E2 प्लस E3। लेकिन ध्यान ये रखना है कि मतलब जोड़ने की पोलैरिटी सबकी बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव के साथ इस तरीके से जुड़ा होना चाहिए, जैसे इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ। अगर कोई उल्टा जुड़ा होगा ना तो फिर वो माइनस हो जाएगा, जैसे E1 प्लस E2 प्लस E3 क्या है। और इस तरीके से जितने भी तुम्हारे होंगे उन सबको तुम सिंपल सम कर दोगे। लेकिन अगर कहीं तुमने उल्टा कनेक्ट कर दिया, जैसे मान लो E3 को तुम उल्टा कनेक्ट कर दो, नेगेटिव इधर ले आओ पॉजिटिव इधर ले आओ, तो माइनस E3 हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से इनका R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN। क्लियर, बात आई समझ में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर सेल है तो उनका जो टोटल ईएमएफ आएगा वो क्या आएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, उनको सिंपल अलजेब्रिक सम कर दो। और R इक्विवेलेंट भी कैसे ही आएगा, उनको सिंपल अलजेब्रिक सम कर दो। क्लियर, नेक्स्ट आता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है भाई। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन तुम्हें पता ही है, इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन है जिसमें इस हमारा क्या हो, करंट देखो पॉजिटिव से निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन तुम्हारा कैसा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कुछ अलग सा रिलेशन होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। R1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन R1, ये प्लस 1 नहीं होगा यहाँ पे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4, जितने भी होंगे उन सबको तुम सिंपल इस तरीके से जोड़ दोगे और सॉल्व करोगे तो तुम यहां से क्या निकालोगे, वो R इक्विवेलेंट। यानी कहने का मतलब यहां देख लो साफ से, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर तुम्हें इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट चाहिए तो क्या करोगे, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, जितने भी होंगे उनको सिंपल ऐसा जोड़ दोगे। ठीक है, अब एक रिलेशन निकल के आता है E इक्विवेलेंट में और R इक्विवेलेंट में, वो आता है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R2 अप टू En अपॉन में Rn तक। अब यहां से E इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो मान लो ये सारा का सारा हमारा रिलेशन है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अप टू n टर्म। ठीक है, इन सबको सॉल्व कर लेंगे और R इक्विवेलेंट तो हम ये वाले रिलेशन से निकाल लेंगे ना, जो ऊपर हमने ये देखा था 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, R इक्विवेलेंट से, तो हमें क्या मिल जाएगा, E इक्विवेलेंट मिल जाएगा। क्लियर, बात आ गई समझ में। ठीक है, चलो अब देखते हैं थोड़ा और आगे। नेक्स्ट जो है वो कंडीशन है किसका, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में मुझे मैक्सिमम करंट कब मिलेगा। ठीक है, मैंने ना इस तरीके से बहुत सारे सेल को लिया और सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ऐसे दिख रहा है, सबका ईएमएफ ई है और सबका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर है। तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो ई इक्विवेलेंट होगा यहाँ पे, ई इक्विवेलेंट हो जाएगा तुम्हारा एन ई हो जाएगा क्या, ई ई ई ई ई, सबको जोड़ दोगे ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई अप टू एन टाइम, तो एन ई। इसी तरीके से आर इक्विवेलेंट तुम्हारा क्या होगा, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा तुम्हारा एन आर, क्योंकि R1 R R R R R अप टू n टाइम, तो NR। तो अगर मैं तुमसे कहूं करंट की बात करो, I की बात करो, तो I क्या होता है, I होता है EMF अपॉन में रेजिस्टेंस, तो टोटल EMF इज NE एंड रेजिस्टेंस इज व्हाट, NR प्लस नीचे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी तो लगा है ना, कैपिटल R, तो ये आ गया तुम्हारा टोटल करंट इन द सर्किट, I इक्वल्स टू NE अपॉन में NR प्लस कैपिटल।
अब यहाँ पे जो कंडीशन जनरेट करनी है वो मैक्सिमम करंट की कंडीशन जनरेट करनी है कि भाई मैक्सिमम करंट हमें कब मिले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ चीजें एज्यूम कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से सुनिए। मैंने कहा इफ एन आर इज मच स्मॉलर देन कैपिटल आर, यानी मैंने कहा ये जो एन आर है ना बहुत छोटा है किससे, कैपिटल आर से, यानी कि कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा उसके सामने एक एन आर बहुत छोटी चीज है तो उसे नेग्लेक्ट करोगे तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू हो जाएगा ऊपर एन ई और नीचे आर, जिसे तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, एन ई बाई आर लिख सकते हो ना, ठीक है। सेकंड कंडीशन जरा ध्यान से समझना, मैंने कहा इफ अब यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि एन आर जो है वो बहुत बड़ा हो गया, किसके कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन में, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो गया, इंटरनल बहुत बड़ा हो गया। तो अब जो ये क्वेश्चन आई ना आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन में एन आर प्लस आर, अब कैपिटल आर को नेग्लेक्ट करो, तो कैपिटल आर को जब नेग्लेक्ट करोगे तो आई इक्वल्स टू क्या होगा, एन ई, क्या होगा, एन ई अपॉन में एन आर, तो एन से एन कैंसल, क्या आ गया भाई यहाँ पे, यहां आ गया ई बाई आर, ठीक है। अब तुम मुझे खुद ही बताओ कि जो फर्स्ट केस है उसमें मुझे करंट कितना मिला और सेकंड केस है उसमें करंट मुझे कितना मिला। तो तुम कहोगे फर्स्ट केस में जो करंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एन टाइम ऑफ ई बाई आर, और सेकंड केस में जो करंट मिल रहा है वो सिर्फ ई बाई आर मिल रहा है। तो ज्यादा करंट कहां मिला, तो तुम कहोगे ऑब्वियसली फर्स्ट में जो हमारा करंट है वो क्या मिल रहा है, ज्यादा, यानी कि मैक्सिमम मिल रहा है। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर मैक्सिमम करंट हमें कब मिलता है, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज हायर, यानी अगर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तुम्हारा काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तब जाके तुम्हारे जो सर्किट है उसमें करंट क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। क्लियर, बात आ गई समझ में। चलो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि भाई सीरीज में तो पता लग गया मैक्सिमम करंट का, अब पैरेलल में मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, कोई बात नहीं पैरेलल का भी देखते हैं। सबसे पहले पैरेलल में ही बताओ करंट की इक्वेशन बनाते हैं। तो पैरेलल के अंदर ई ई ई ई ई ई हमारे पास बहुत सारे ईएमएफ लगे हैं, कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले भाई, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, सभी R सेम है तो R ही लेके चलता हूं मैं, 1 हटा देता हूं, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R अप टू m टाइम मान लेता हूं इसे, ठीक है, m टाइम। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या, m अपॉन R, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R बाई m हो जाएगा क्या, R इक्विवेलेंट इज R बाई m। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सब जगह पोटेंशियल तो सेम ही है, E E E E E, तो इसका करंट क्या आएगा, करंट क्या होता है, I अपॉन V बाई R होता है क्या। तो यहाँ पे जो EMF है वो E है हर एक जगह हमारा, और R क्या है, R है एक कैपिटल R, रेजिस्टेंस क्या है, बाहर वाला कैपिटल R भी तो लोगे ना ये, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया, R बाई M आया। अच्छा अगर मैं यहाँ पे इसे एलसीएम ले लूं तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा, m ऊपर चला जाएगा क्या, तो एम ई अपॉन में एम आर प्लस आर आएगा क्या, m इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना मेरी बात है, इसमें भी वही कर रहा हूं मैं, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस, ये रिलेशन जो है इसको बस ध्यान से देखते रहना। अब मैं यहाँ पे कुछ केसेस बना देता हूं। फर्स्ट केस देखो क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं if MR is much greater than, if MR is much greater than small r, MR much greater than small r, ठीक है। तो क्या करोगे, स्मॉल r को नेग्लेक्ट कर दोगे, स्मॉल r बहुत छोटा है, तो स्मॉल r जब यहां से नेग्लेक्ट कर हो जाएगा तो I इक्वल्स टू क्या मिलेगा भैया हमें, I इक्वल्स टू मिलेगा एम ई अपॉन में एम आर, तो m से m कैंसल, तो I इक्वल्स टू क्या मिला, E बाई आर मिला। क्लियर। अब यही पे जरा सेकंड केस समझो, सेकंड केस क्या कह रहा है, सेकंड केस कह रहा है इफ MR इज लेस देन, यानी अब कैपिटल स्मॉल r ज्यादा हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस को ज्यादा माना, तो अब अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो MR को नेग्लेक्ट करोगे, तो I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम ई
अपॉन में आर आ गया, यानी ये क्या आ गया m इंटू ई बाई आर आ गया। ठीक है, अब इन फर्स्ट और सेकंड केस में से देख के बताओ करंट कहां ज्यादा मिल रहा है। तो फर्स्ट केस में मिल रहा है ई बाई आर, सेकंड केस में मिल रहा है m टाइम ऑफ ई बाई आर। तो ऑब्वियसली कहां ज्यादा करंट मिल रहा है, सेकंड केस में। और सेकंड केस में क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या होना पड़ेगा, हाई होना पड़ेगा एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तब जाके तुम्हें करंट क्या मिलता है, हाई मिलता है। ठीक है, तो सीरीज में मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और पैरेलल में मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं मिक्स ग्रुपिंग पे। किस पे, मिक्स ग्रुपिंग पे। तो मिक्स ग्रुपिंग के अंदर क्या होता है, जो टोटल करंट होता है वो होता है एम एन ई अपॉन में एम आर प्लस एन आर। ठीक है, देखो है क्या, अब ऐसे ऐसे जो तुमने ईएमएफ ई ई ई लिए ना, ऐसे सीरीज में तुमने एन सेल कनेक्ट कर दिए, तो इन एन सेल का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो कितना होगा, एन ई, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, एन आर। अब मान लो पूरा का पूरा एक ईएमएफ जो है वो एन ई है, अब एन ई एन ई एन ई एन ई पैरेलल में जुड़ गए। ठीक है, यहां का भी एन ई, इस पूरे का भी एन ई, इस पूरे का भी एन ई, और इस पूरे का भी एन ई। तो ईएमएफ तो तुम्हारा कितना हो गया, इससे करंट निकालते हो, क्या करते हो, करंट के लिए क्या करते हो, ईएमएफ ऊपर टोटल ईएमएफ विच इज एन ई, और नीचे टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है तुम्हारा आर, और इंटरनल रेजिस्टेंस है एन आर। तो 1 अपॉन एन आर, क्योंकि एन आर सारे पैरेलल में, तो तुम क्या करोगे, 1 अपॉन एन आर प्लस 1 अपॉन एन आर अप टू एम टाइम। तो m टाइम करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, एन आर अपॉन एम हो जाएगा। सॉल्व करो, सॉल्व तो कर ही लोगे, अब एलसीएम लोगे तो तुम्हारा यही रिजल्ट निकल के आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज योर करंट। ठीक है, बात आई समझ में। तो ये है तुम्हारा मिक्स ग्रुपिंग में सेल। अब मिक्स ग्रुपिंग में भी तुम्हारे मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, ध्यान दो। अब जरा ये ध्यान दो कि ये होता है हमारा ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, अब मान लो इन दोनों का रिजल्ट मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो वो मैक्सिमम रिजल्ट तब होगा जब नीचे वाली जो क्वांटिटी है वो क्या हो, मिनिमम। ठीक है, यानी फॉर आई मैक्स, अगर तुम्हें आई क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए ना, तो एम आर प्लस एन आर तुम्हारा क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। यानी अगर ये मिनिमम हो गए ना, तो तुम्हारा जो आई है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, एम आर प्लस एन आर शुड बी मिनिमम, और ये मिनिमम हो गए तो आई मैक्सिमम हो जाएगा। अब इनको मिनिमम बना देते हैं भाई, ये मिनिमम होंगे तो क्या होगा, इसको देखते हैं थोड़ा। ठीक है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। अब एम आर प्लस एन आर, यही तो है ना, एम आर प्लस एन आर। इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, अंडर रूट एम आर का स्क्वायर प्लस अंडर रूट एन आर का स्क्वायर। और मैंने ना यहां पे क्या किया, प्लस का अंडर रूट 2 एम आर इंटू एन आर जोड़ दिया और घटा भी दिया, 2 अंडर रूट एम आर इंटू एन आर। क्लियर। अब जरा इस इक्वेशन को तुम ध्यान से देखोगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये बन गया तुम्हारा एक और टर्म यहाँ पे। क्लियर। तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस इसको मान लो ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर, इसको मान लो बी स्क्वायर। ये दिखने में कैसा बन गया, 2ab, और ये क्या बन गया, 2 माइनस का 2ab, ये प्लस का 2ab और ये माइनस का 2ab। तो मैं यहां से इन टर्म को एक साथ ले रहा हूं, ए स्क्वायर को, बी स्क्वायर को, और माइनस का 2ab को। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये तीनों मिलके क्या बन जाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएंगे क्या। तो तुम्हारा a क्या है, तो a है तुम्हारा अंडर रूट एम आर का स्क्वायर, यही है क्या, माइनस b क्या है तुम्हारा एन आर का स्क्वायर। तो बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और साथ में क्या रह गया, प्लस 2 अंडर रूट एम आर प्लस सॉरी इंटू में एन आर। ठीक है, अब तुम्हें इसको मिनिमम रखना है, एम आर प्लस एन आर को मिनिमम रखना है, तभी तो करंट मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो अब जरा खुद ही सोचो
कि ये जो रिजल्ट मिला हमें, ये वाला रिजल्ट, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, क्या हो सकती है। तो अगर ये स्क्वायर वाला टर्म है, इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। कोई भी स्क्वायर का टर्म होगा उसकी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर? क्योंकि अगर 0 के अलावा तुमने इसकी वैल्यू नेगेटिव में भी कुछ ले ली तो स्क्वायर है उसको पॉजिटिव बना के बड़ा ही करेगा। क्लियर? तो इसकी जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी ना, वो कितनी होगी, 0। तो इसको 0 के बराबर रख दो। किसे? अंडर रूट एम आर का स्क्वायर माइनस अंडर रूट एन स्मॉल आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ एम आर प्लस एन आर। अब 0 के बराबर रखोगे तो ऑब्वियसली स्क्वायर से रूट सारा कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, एम आर माइनस एन आर इक्वल्स टू 0, यानी कि एम आर इक्वल्स टू एन आर। ठीक है, और तो यहां से r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, r इक्वल्स टू हो जाएगा एन आर बाई एम। ठीक है, एन आर बाई एम। तो यहां से क्या पता लग गया, यहां से ही पता लग गया, r तो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और एन आर बाई एम था हमारा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ये क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या पता लगा कि अगर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में तुम्हें क्या मिलेगा, मिक्स ग्रुपिंग सेल में मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर? तो सीरीज में मैक्सिमम करंट तुम्हें कब मिलता है, जब एक्सटर्नल ज्यादा हो। ठीक है, पैरेलल में मैक्सिमम करंट कब मिलता है, जब तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो। और मिक्स ग्रुपिंग सेल में तुम्हें कब मिलता है करंट ज्यादा, जब जितना एक्सटर्नल हो उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस हो, यानी दोनों सेम हो, तब जाके तुम्हें मैक्सिमम करंट मिलता है। बात आई समझ में? क्लियर है? अब जो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, इसके अंदर हम किरचॉफ लॉ और पोटेंशियोमीटर, कुछ जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम यही तक रखते हैं। आज हमने मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल तक खत्म कर लिया, जो कि हमारे इस चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट था, जिसको हमने बहुत अच्छे से आज क्लियर कर लिया। तो आज की क्लास में यही तक रखते हैं। तो इससे रिलेटेड आज घर पे जाके काफी अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके जो PYQ है वो भी ट्राई करना है, और अगर कोई डाउट आए तो क्या करना है, आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, और अगर आज की क्लास आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, अपने दोस्तों के साथ ही शेयर भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें।